नमस्कार। मेरे इस जोधपुर में, मेरे इस धर्म नगरी में, मेरे इस सूर्य नगरी में ऐसे ऐसे सितारे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे युवा हैं जिनका जितना कौतुक करें, जितनी प्रशंसा करें उतना ही कम है। कामाक्षी जोशी, जिनसे आज हम बात करने वाले हैं, वार्ता करने वाले हैं, जोधपुर शहर की हैं आप। और जब आप इनके बारे में सुनेंगे और समझेंगे कि वो क्या कर रही है, वो न केवल अपने परिवार, समाज वरन देश का नाम रोशन करेगी। जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो लगा, उससे पहले मैं आपको बताऊं, उससे पहले आदित्य नारायण कल्ला ने बता ही दिया है कि प्राउड ऑफ यू कामाक्षी जोशी। बिल्कुल, आप जो नहीं जानते हैं जब उनसे बात करेंगे तो आपको भी लगेगा। तो हम स्वागत करते हैं कामाक्षी जोशी आपका। नमस्ते, नमस्ते टू ऑल। कामाक्षी जोशी, पहले अपना परिचय मैं चाहूँगा कि अपना परिचय दें। जोधपुर शहर से आप बिलोंग करती हैं, मूलतः कहाँ के हैं आप? मैं जोधपुर से ही हूँ और परिचय की बात करूँ तो परिचय में एक शब्द काफ़ी है कि मैं नवचौकिया से हूँ। नवचौकिया मतलब पूरा पुष्करना समाज आ ही जाता है उसमें। जी। मेरे दादा वेटनरी डॉक्टर थे, डॉक्टर अभयकरण जी जोशी जी। फादर हैं मेरे बिजनेसमैन शैलेश जोशी। मदर हाउसवाइफ है मधु जोशी। जी। माताजी, पिताजी, दादाजी हाँ जी। और माताजी हाँ जी। का भी नाम है। तो माताजी का अगर आपका, तो नाना नानी का भी तो परिचय बनता है। नाना जी मेरे डेप्यूटी डायरेक्टर थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, स्वर्गीय योगीराज जी व्यास। और दादा मेरे वेटनरी डॉक्टर थे और रिटायर हुए थे डायरेक्टर की पोस्ट से। और अभी मेरा नानी घर जयपुर है। ठीक है। कामाक्षी, आपने एजुकेशन, जो प्रारंभिक शिक्षा है, अगर हम बात करें फर्स्ट से लेके 12th तक, वो आपने कहाँ से की? स्कूलिंग मैंने डीपीएस जोधपुर से की है, दिल्ली पब्लिक स्कूल जोधपुर। थ्रू आउट वहीं 12th तक वहीं थी मैं। और मैं आज ये मानती हूँ, मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ और बहुत प्राउड के साथ कहती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी स्कूल की वजह से हूँ। स्कूल में जितना पढ़ा, जितनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, जितने कॉम्पिटिशन्स जीते, आज कहीं ना कहीं उन सब का आउटपुट आ रहा है। और जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे लगता था कि असेंबली सेशन इतना लंबा क्यों होता है, हर एक असेंबली सेशन के बाद 1 घंटे का लेक्चर सुनने को क्यों मिलता है। तो हकीकत यह है आनंद जी कि हर असेंबली के 1 घंटे बाद जो मॉरल वैल्यूज़ हमारे अंदर डाली गई थी जी। कि दिवाली पे पटाखे नहीं फोड़ने तो क्यों नहीं फोड़ने, समाज के लिए कुछ करना है तो कैसे करना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, वो सब कंपाइल होता गया होता गया होता गया। और आज मैं बताऊं कि स्कूल का कुछ याद नहीं है, स्कूल के सिर्फ टीचर्स याद हैं, दोस्त याद हैं। और प्रिंसिपल सर ने असेंबली के बाद जितना कुछ कहा था, जितना कुछ जीवन जीने के तरीके सिखाए थे, वो बिल्कुल ऐसे फ्रेश बैठे हैं दिमाग में कि कभी भी पूछ लीजिए हम तैयार हैं बोलने को। स्कूली शिक्षा के बाद में आपने जो ग्रेजुएशन है वो कहाँ से की? सर ग्रेजुएशन मेरी अभी 2021 में ख़त्म हुई है। मैंने BA LLB किया है, इंटीग्रेटेड कोर्स एनर्जी लॉज में। तो अभी मैं एनर्जी लॉ स्पेशलिस्ट हूँ। तो क्योंकि वर्ड काफ़ी यूनिक है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि एनर्जी लॉज क्या है। एनर्जी मतलब? हाँ, तो एनर्जी सेक्टर में क्या क्या कंसिडर किया जाता है, क्या क्या काउंट होता है, तो आप नोट करिए कि इसमें ऑयल एंड गैस आता है, पेट्रोलियम लॉज आता है, एविएशन आता है जो एरोप्लेन हो गया, ठीक है, एविएशन सेक्टर, मैरी टाइम आता है जो शिपिंग का सेक्टर हो गया है, कोल एंड माइनिंग आता है, खूब सारी चीज़ें आती है इसमें। तो पूरा एनर्जी सेक्टर के लॉज क्या होते हैं उसकी पढ़ाई की मैंने, उसका अध्ययन किया। ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, तो मैंने BA LLB और स्पेशलाइजेशन किया एनर्जी लॉज में। तो 5 साल में मेरे पास 3 डिग्रीज आ गई। बिल्कुल। ये आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से किया? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ देहरादून से किया है। स्पेशलाइज्ड कोर्स है 5 साल का, इंटीग्रेटेड। 12th के बाद में आप देहरादून चले गए?
हाँ, 12th के बाद मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था क्लैट की तैयारी के लिए। उसमें जो मुझे NLUs मिल रहे थे वो काफ़ी लो रैंक के थे। प्लस उस वक्त जब मैं रिसर्च कर रही थी, नेट था, धीरे धीरे रिसर्च करना सीख रहे थे, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, प्लेसमेंट कहाँ अच्छा होता है। अचानक खोज करते करते मुझे समझ आया कि एक एनर्जी लॉ का कॉलेज है देहरादून में, और एनर्जी लॉज में पढ़ाई कराता है, स्पेशलाइज कोर्स कराता है। तो तब कुछ समझ नहीं थी, तो मेरे मासो जी हैं श्रीमान रविंद्र पुरोहित जी, उनको मैंने जयपुर फ़ोन किया कि मैं इच्छुक हूँ ऐसा एनर्जी लॉज में पढ़ाई करने का, तो आप मार्गदर्शन दें। तो उन्होंने मुझे समझाया कि एनर्जी लॉ क्या है और इसमें पढ़ाई होगी तो तुम कितना आगे तरक्की कर पाओगी। मासो जी का बहुत सपोर्ट रहा। ऐसा करके मैंने फाइनलाइज कर लिया कि इसी कॉलेज में जाना है। NLU ना मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों को, पेरेंट्स को और समाज में हमेशा ये इमेज है कि अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो ही आप टॉप लॉयर हो, अदरवाइज आपने कुछ नहीं उखाड़ा, आपने बस प्राइवेट कॉलेज से लॉ किया है। तो मेरे मास्टर जी ने मार्गदर्शन किया था मेरा, उस वक्त मुझे बहुत डिटेल तरीके से समझाया था कि इसके एडवांटेज क्या होंगे, आने वाले समय में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो उन्होंने मुझे बहुत विस्तार तरीके से बताया था। जी बिल्कुल। ये हो गई आपकी ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई जो आपने देहरादून से की थी। एक बात है कामाक्षी, 12th के बाद में जब बच्चे, अमूमन जो पेरेंट्स हैं, मैं भी अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। ये एनर्जी लॉ की तो बात ही दिमाग से पल्ले पड़ती ही नहीं है। तो जब आप देहरादून गई तो पापा को स्वीकार्य था कि हाँ लड़की हैं, उन्होंने भी कुछ सोचा होगा कि नहीं कई कारी पढ़ने हैं? नहीं, पेरेंट्स का तो पूरा सपोर्ट रहा, लेकिन जब मैंने ड्रॉप ईयर लिया था तो जैसा सब बच्चों के साथ होता है, मुझे खुद ही नहीं पता मुझे करना क्या है। तो मुझसे पूछा गया कि आपको क्या करना है 12th के बाद, जवाब था ही नहीं मेरे पास। तो मेरे पिताजी ने क्या किया कि सारे कॉलेजेस के, जोधपुर के जितने अच्छे कॉलेजेस हैं उन सबके फॉर्म मंगाए और फॉर्म में मेरी फ़ोटो चिपकाई, मेरी डिटेल्स भरी, साइन वाइन किए, एडमिशन करा दिया। तो बोले कि तुमको, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, 11th-12th मेरा कॉमर्स था विदाउट मैथ्स। तो बोले कि तुम्हारा एडमिशन करा दिया, सब कॉलेजेस में करा दिया, अब जहाँ जाना है जाओ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं BCom नहीं करूँगी। तो उन्होंने बोला कॉमर्स किया तो BCom ही होगा और क्या ही होगा। तो मैंने कहा नहीं, BCom तो नहीं। तो बोले क्या करना है? तो वही आंसर पता नहीं। तो फिर बोला BCom क्यों नहीं करना है, कॉमर्स के बाद BCom ही होता है, या CA CS में जाना हो तुमको, CPT वगैरह देना हो। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं BCom करूँगी, मैं वही चीज़ करूँगी जो सब कर रहे हैं, तो फिर मतलब ही क्या रहा पढ़ने का। तो मैं कुछ ऐसा करूँगी कि थोड़ा हटके होगा, थोड़ा प्रोफेशनली होगा, और पढ़ के भी मज़ा है कि पढ़े तो ये पढ़े, नहीं तो जनरल कोर्स मैं नहीं पढ़ूँगी। तो मैंने कुछ 6 महीने ख़राब किए उसके बाद, और सितंबर अक्टूबर आ गया था उस साल का, तब मैंने फाइनली बोला कि मैं लॉ करूँगी, मुझे लॉ की पढ़ाई करनी है। फिर मैंने क्लैट की कोचिंग वगैरह ज्वाइन की, 1 साल 6 महीने जितने रह गए थे एग्ज़ाम को आने में उनकी तैयारी की। तो फिर मैं उस फील्ड में आने में बिल्कुल प्रिपेयर करने लग गई कि जाएंगे, क्या करना है, कैसे करना है, फिर आगे का रास्ता क्या रहेगा। लेकिन कॉलेज मुझे तब भी क्लियर नहीं था कि कौन से कॉलेज में जाना है, ये बहुत लास्ट मोमेंट पे था। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं कि लास्ट मोमेंट में बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन हो गया। कुछ 4-5 NLUs थे जो मिल रहे थे, तो पहली प्रेफरेंस सबकी ये रहती कि NLU मिल रहे फिर भी आप नहीं जा रहे। कुछ प्राइवेट थे जो बहुत अच्छे हैं, जो प्रतिष्ठित हैं इंडिया में, उसमें भी मैं नहीं जाना चाह रही थी, मैं एनर्जी लॉज में जाना चाह रही थी। तो हुआ ऐसा कि आखिरी दिन था फीस जमा कराने का, तो अब हैदराबाद या देहरादून, तो ये चला सितंबर घर में कि कहाँ जाना है, देहरादून जाना है या हैदराबाद जाना है। लास्ट में मेरी जो सबसे बड़ी हुआ है, उनके बेटे हैं श्रीमान अमित कल्ला जी, तो वो कॉरपोरेट सेक्टर से बहुत समझ रखते हैं। तो हमने उनको फ़ोन किया कि आप बताइए क्या किया जाए। तो वो बोले कि ऐसा करो ऑफिस आ जाओ। अब मैं और मेरे डैडी, आखिरी दिन है, कुछ घंटे रह गए, बैंक बंद हो जाएगी, फीस जमा करनी है जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। तो हम लोग गए, तो भैया ने मुझे समझाया कि लॉ करनी है। मैंने कहा लॉ करनी है। तो मैंने कहा कि मुझे हैदराबाद जाना है। तो बोले नहीं, देहरादून जाओ। फिर उन्होंने मुझे, जितना मेरा गाइडेंस रहा था, 5 साल उनका रहा था, तो उन्होंने समझाया कि देखो आज का मत सोचो, 10 साल बाद का सोचो, 20 साल बाद का सोचो। तुम वो पढ़ के आओगी जो लोग समझना शुरू करेंगे कि एनर्जी लॉस क्या है, एनर्जी सेक्टर क्या है। तो अभी मेरा बात मानो
इसमें चली जाओ। तो उनको 2-2.5 घंटा मेरी काउंसलिंग करने में लगे कि एनर्जी लॉस में क्यों जाना है, देहरादून क्यों जाना है, ये पढ़ाई करनी है तो क्यों करनी है। तो वहाँ फिर फाइनलाइज हुआ कि चलो ठीक है चलते देहरादून, और चले गए देहरादून 5 साल के लिए। बिल्कुल। 2000 जैसा कि मैं आपकी पढ़ रहा हूँ, और बता दूँ कामाक्षी, आज आपसे बात करने के लिए जो तैयारी मैंने की है, तो शायद मैंने स्कूल में पढ़ने के दौरान भी इतनी नहीं की होगी, इतनी जो है आपने तैयारी की है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 2020 में आपने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो पूरी कर ली, क्या उससे आप संतुष्ट थे? 2021 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, और 2016 से 21 तक मेरा कोर्स रहा था। तो इस दौरान मैंने बहुत ऊंची कंपनीज़ में, या मैं कहूँ बहुत ही ऊंचे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला था। उसमें ONGC देहरादून एक था, भारत पेट्रोलियम मुंबई था, वारी ग्रुप था जो सोलर प्लेट्स वगैरह बनाता है, टीला था, ट्रांस इंडिया लॉ एसोसिएट्स, MNC है बहुत बड़ी। काम मेरा लाइक 14 इंटर्नशिप्स करने के बाद, और हर इंटर्नशिप की वजह से ONGC में बैठे मैं सोच रही हूँ कि नहीं ONGC नहीं, अभी और कुछ, अब तो भारत पेट्रोलियम मुंबई मिल गया, भारत पेट्रोलियम मुंबई चले गए, कि नहीं ये इंडिया का तो हो गया, मैं तो इंटरनेशनल लॉज में हूँ, तो कनाडा की लॉ फर्म मिल गई। तरक्की मिलती गई लेकिन वो सुकून नहीं था। तो मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ आनंद अंकल। भारत पेट्रोलियम में मुंबई में जब मैं इंटर्नशिप करने गई थी, तो मैं और मेरी मदर एक होटल में रुके थे जी। और वो होटल का सीन मुझे इतना अच्छे से याद है कि मैं इस साइड बैठी थी, मम्मी सामने पलंग पे बैठी थी, और मैं इंटर्नशिप से आई थी, ऑफिस ख़त्म हो गया था, और मैं बस आके बैठी, और मेरी माँ ने पूछा कि क्या हुआ, कुछ केस समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ टास्क दिया जो नहीं हुआ, क्या हुआ, घबराहट क्यों रहती। तो मेरे को मंजर इतना अच्छे से दिमाग में बैठा हुआ है, जैसे कुछ होता है ना, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि आपकी आत्मा नहीं भूलती है, आपकी मेमोरी भूल सकती है, आत्मा नहीं भूलती। तो मैं बहुत ज़ोर से रोई, बहुत ज़ोर से रो के मैंने कहा कि ये वो नहीं है जो मैं करना चाहती हूँ। तो मेरी मम्मी लेटी लेटे सुन रही थी, उठ के बैठ गई कि हम जोधपुर से 1 महीने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए, एक होटल में रुक रहे हैं, तुम भारत पेट्रोलियम जा रही हो। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि भारत पेट्रोलियम में उस साल सिर्फ 2 इंटर्न्स आए थे पूरे इंडिया से, ठीक है। एक कोलकाता से था या उसकी शायद जिंदल से था, और कोलकाता NLU में पढ़ रहा था, और एक मैं थी जो मेरे UPS देहरादून से आई थी। तो मेरी माँ ने कहा कि पूरी इंडिया से सिर्फ 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उसमें से तुम एक हो, उसकी खुशी तुम्हें अलग होनी चाहिए, तुमको वो खुशी नहीं है, तुम्हारा काम इतना अच्छा जा रहा है, तुम वापस अपने कॉलेज जाके रिपोर्ट सबमिट करोगी, तुम इतनी बड़ी इंटर्नशिप करके आई हो, और तुम रो रही हो कि ये वो नहीं है जो मुझे करना है। ठीक है, मेरी माँ ने चुप कराया। फिर मेरी माँ ने पूछा तो क्या करना है, जवाब भाई पता नहीं करना क्या है। तो मेरी माँ बोलती ठीक है जैसे तैसे करके इंटर्नशिप खत्म कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा नहीं इंटर्नशिप तो मैं खत्म करके जाऊंगी, काम तो अच्छा है, समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन ये वो ना सुकून नहीं है। मज़ा अलग चीज़ है, सुकून अलग चीज़ है। मज़ा मतलब आप जब उसको कर रहे हो तो इंजॉय कर रहे हो, सुकून मतलब संतुष्टि कि दिमाग में कि हाँ बस इतना बहुत है, ठीक है। उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड के वक्त तो समझ भी नहीं आया कि करना क्या है, कहाँ जाना है, इंटर्नशिप वगैरह। तो मैंने सोचा कि 1 महीने की इंटर्नशिप कर लेते घर बैठ के। तो मैंने ट्रांस इंडिया लॉ एसोसिएट्स में दिल्ली में अप्लाई किया, मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया। 2 महीने का मेरा काम था। फिर उनको मेरा काम बहुत पसंद आने लगा, तो उन्होंने बोला कि हम एक नेशनल पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहे हैं और मोदी जी उसको लॉन्च करेंगे नवंबर में। तरक्की मिल गई फिर से, मम्मी को देने के लिए जवाब था कि चलो और अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने नेशनल पॉलिसी ड्राफ्ट करने में जो एनर्जी कमेंट्रीज हम लोगों ने बनाई थी, तो उसकी मैं टीम लीडर रह चुकी थी। मैंने बहुत अच्छे से काम किया, मतलब ऐसा होता था कि मैं रात को सिर्फ 3 घंटे सोती थी, सोने का भी टाइम नहीं है। फिर वापस दोपहर में 3 घंटे सोती थी, तो 6 घंटे की नींद ऐसे पूरी हो रही। 3 घंटे रात को सो लिए, 3 घंटे दोपहर में सो लिए। इंटर्नशिप ख़त्म हो गई। फिर मैंने मेरी माँ को बोला कि मैं खुश नहीं हूँ। तो मेरी माँ के इतने सरप्राइजिंग रिएक्शन आते थे कि मतलब चाहिए क्या, अब क्या, मतलब तुमको प्रधानमंत्री बना दे क्या रातों रात की, क्या चाहिए तुमको। बोले तुमने नेशनल पॉलिसी में योगदान दिया है सिर्फ 22 साल की उम्र में, और तुमको क्या चाहिए। मैंने कहा नहीं, अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ आ जाएगा। तो ये कॉलेज और इंटर्नशिप के दौरान की कुछ कहानियां हैं, छोटी छोटे किस्से हैं। बिल्कुल। मैं पढ़ रहा हूँ और मैरीटाइम लॉ, हाँ जी, अगर मैं इसको देखता हूँ और जहाँ तक मुझे समझ है, हाँ यहाँ पर अपन राजस्थान की बात करें, हाँ जी, तो मैरीटाइम लॉ होता क्या है, क्योंकि समुद्र आसपास में ही नहीं है।
उसमें आपने इंटर्नशिप की, हाँ जी। आपने जर्नलिज्म का भी कोर्स किया। ठीक है, मैरी टाइम का मैं बताती हूँ कि मेरा जो डेजर्टेशन था वो मुझे टॉपिक चूज़ करना था कि आपको 25,000 शब्द पे रिसर्च करके सबमिट करना है। ठीक है, तो क्योंकि मैं एनर्जी लॉज में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ तो मैरी टाइम मेरा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो उस सब्जेक्ट में मैं क्लास टॉपर रहती थी, मेरे हाईएस्ट मार्क्स आते थे। तब मेरा सोचा हुआ था कि कभी 5th ईयर आता है और मुझे यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि डेजर्टेशन लिख के दीजिए, तो आई विल चूज़ मैरी टाइम लॉज। मैंने चूज़ किया, फिर मैंने कहा मैं टॉपिक ऐसा चूज़ करूँगी ना कि ये ऐसा खोज के लाऊंगी कि ये यूनिवर्सिटी याद रखेगी कि मैंने रिसर्च किया था और वो हमेशा लाइब्रेरी में ऊपर रहेगा कहीं पे। तो मैंने टॉपिक लिया अबेंडमेंट ऑफ सी फेरर्स। अब सी फेरर्स क्या होते हैं, मैं जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बताती हूँ कि जो शिप्स चलती हैं, जो जहाज़ चलते हैं, उनके कैप्टन्स होते हैं। ठीक है, उन कैप्टन्स को जो उनके ओनर होते हैं, जो शिप ओनर होते हैं, वो किसी वजह से पैसों की कमी होने की वजह से सब सुविधा नहीं दे पाते, जैसे कि खाना पीना खर्चा सैलरी नहीं दे पाते। अगर शिप रेंट पे ले रखी होती है या वो भी मालिक नहीं होते, आगे से रेंट पे जहाज़ वगैरह ले रखा है, पैसे नहीं दे पा रहे, तो वो उन जहाज कर्मियों को हमेशा हमेशा के लिए समुद्र के बीच छोड़ देते हैं, उनको भी और जहाज को भी। अब वो जिएंगे मरेंगे, खाना कैसे खाएंगे, पानी, क्योंकि पानी तो है ही नहीं, समुद्र का पानी है, पीने लायक तो है नहीं जी। अब उनको छोड़ दिया, अब वो मरे या वो वापस आए या वो किस कंट्री में वो रुकते हैं, वो कुछ नहीं पता। तो मैंने उस पर रिसर्च किया था 25,000 शब्द का। इस बीच मेरी मुलाकात एक एडवोकेट से हुई थी, उनके यहाँ मैंने इंटर्नशिप किया 1 साल। मैरी टाइम लॉज मैंने पूरा कवर किया। तो जब मैं डेजर्टेशन लिख रही थी तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो मैं लिख रही हूँ, मैं बिल्कुल सुबह शाम दिन रात, मेरा कोई टाइम नहीं था कि मुझे घड़ी देखनी कि कितना समय हो रहा है, मुझे बस ये था डेजर्टेशन लिखना है, रिसर्च करनी है। सेम ये हुआ था जब मैं कनाडा की लॉ फर्म के साथ काम कर रही थी। तो कनाडा की लॉ फर्म वाला काम मेरी सेकंड लास्ट इंटर्नशिप थी और मैरी टाइम लॉज वाली मेरी लास्ट इंटर्नशिप थी। तो ज़्यादा समय नहीं था, 1 साल के अंदर ही दोनों चल रही थी। तो मैंने कनाडा की लॉज पे शोध किया, उनके बारे में लिखा, कुछ रिकमेंडेशंस होते हैं, पहले वहाँ की लॉ को पढ़ना समझना, ड्राफ्ट्स यहाँ से भेजना, रिसर्च अप्रूव कराना। तो मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब मुझे वो जो 21 दिन मेरे निकले, मतलब मुझे लगता है ऐसे निकले। और वो जब ख़त्म हो गए, वो पहली इंटर्नशिप थी जिसमें मुझे दुख हुआ कि ख़त्म क्यों हुआ है, मुझे और काम करना है। उन्होंने बोला नहीं, ओवरसीज से और कोई इंटरनेशनल सिटीज़न को या किसी और कंट्री के सिटीज़न को इतना ही मौका मिलता है, सिर्फ 21 दिन मिलते हैं। चलिए कोई बात नहीं। मैरी टाइम लॉ में जब मैंने काम किया 1 साल तक, तो मुझे समझ में आया कि मैं जो लिख रही हूँ, मैं लिखने में इतनी मगन रह रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि कोविड कब आया, कोविड कब गया, फर्स्ट वेव ख़त्म हो चुकी है। तो फर्स्ट वेव के 8 महीने 9 महीने 10 महीने मुझे नहीं पता दुनिया क्या कर रही थी। मैं डेजर्टेशन लिख रही थी, मैं रिसर्च लिख रही थी, मैं कनाडा की लॉ फर्म के साथ काम कर रही थी। और जब वो फाइनली प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, यूनिवर्सिटी से मुझे अप्रिसिएशन मिला, लेकिन एट द एंड ऑफ कॉलेज, मतलब क्योंकि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स होते हैं, वाइवा होते हैं, डिसर्टेशन सबमिट होता है, तब मुझे समझ में आया कि दिस इज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। मतलब इतने टाइम से हम रो रहे थे कि समझ नहीं आ रहा, खुशी नहीं मिल रही है, अंदरूनी खुशी नहीं आ रही है, मम्मी तरक्की मिल रही है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहे, ठीक है, क्योंकि जो मिलता वो ये कहता कि आपने बहुत कम उम्र में बहुत तरक्की कर ली, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लिया, बधाई ले ली। अब उसको ये नहीं कह सकते कि हम तो रो रहे हैं क्योंकि हमको खुशी नहीं मिल रही है, हमको खुशी तो पता नहीं किस चीज़ से मिलेगी, अभी तक खोज ही रहे। तो अब खुशी नहीं मिल रही थी, तो वो 3-4 साल का जो स्ट्रेसफुल समय था, मुझे नहीं पता था काटना कैसा है। तो एक बार ऐसा किस्सा रहा कि मेरी हाई कोर्ट में एक इंटर्नशिप थी, मैंने अप्लाई कर दिया, अगले दिन ज्वाइनिंग थी और मैं गई नहीं। तो मम्मी ने बोला कि आज तो ज्वाइनिंग थी, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? तो हाई कोर्ट पुराना वाला था तब, जोधपुर, राजस्थान हाई कोर्ट, जोधपुर, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर, पुराना वाला हाई कोर्ट था कि गए नहीं। कि मैंने बोला कि जाना नहीं है। तो मम्मी बोली कैसी बात कर रही हो, 1 महीने क्या करोगी फिर? तो मैंने कहा मैंने आपको बचपन में कितनी बार कहा था मुझे कथक सीखना और आपने मुझे भेजा नहीं। तो मेरी मम्मी ने बोला तुम बहुत छोटी थी, 4-5-6 साल की उम्र का बच्चा कह रहा है कथक सीखने जाने, कहाँ भेजेंगे? और लोकेशन आपको पता, नौचो से रातानाड़ा पाउटा, ऑटो करा के जाओ आओ और सारा टाइम उसी में खप जाएगा। तो मम्मी बोलती ठीक है, मैं अभी कह रही हूँ, अभी के अभी जाओ और कथक सीख कर आओ। तो मैंने मेरी फ्रेंड को फ़ोन किया कि कथक सीखना कहाँ जाएँ? तो उसने बोला समर कैंप चल रहा है टाउन हॉल में और कल परसों लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। मैंने कहा रुको, अभी जा रही हूँ। दोपहर के शायद 1-2 बजे थे, मैं गई। कुछ नॉमिनल फीस होती है टाउन हॉल की, वो जो राजस्थान गवर्नमेंट सिखाती है कथक,
वो भरा। 1 महीने के लिए मैं पूरा बिजी हो गई, 1 महीने पूरा जी भर के कथक किया कि क्या पता शायद ये, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि मेरी मदर बहुत अच्छी डांसर रह चुकी है व्हेन शी वाज यंग। उन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी जी से भी इनाम मिला हुआ है, पुरस्कार मिला हुआ है एशियाड 1982 के दौरान। तो डांसिंग मेरी बहुत अच्छी हॉबी रह चुकी है, मतलब नर्सरी क्लास से मैं स्टेज परफॉर्म कर रही हूँ, घूमर फोक डांस जितने भी और जितनी भी डांस फॉर्म्स होती है, सालसा, भरतनाट्यम, बॉलीवुड स्टाइल, सब कुछ सीखा मैंने। 13 ताली करके एक डांस होता है, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उसमें स्पेशलाइजेशन कर ही लिया था क्योंकि मैंने वो 6 साल किया स्कूल में। और मेरा पक्का था कि अगर ये परफॉर्मेंस होती है कोई इवेंट में या एनुअल फंक्शन में, मैं पक्का सिलेक्ट होने वाली हूँ। तो मेरा ऐसा था कि अगर आंख बंद करके भी मंजीरा मैं इधर उधर करूँगी तो भी एकदम ऑन द स्पॉट जाएगा। तो मुझे क्या पता कि मैं अच्छी डांसर रह चुकी हूँ या मैं डांस में रुचि रखती हूँ, तो शायद मैं उसको कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, इस वजह से मुझे लग रहा है शायद मैं खुश नहीं हूँ। तो मैंने कथक किया, वो भी नहीं, कथक खत्म हो गया, लगा नहीं ठीक है बस हो गया, ऐसा करके लास्ट ये था कि मेरा 4th ईयर एंड था। तो मैंने कहा कि अभी मैं कुछ दिनों के लिए जा ही रही हूँ जोधपुर और कुछ समय मिल जाएगा, तो मैंने फोटोग्राफी सीखी। मैंने शिवजी सर से फोटोग्राफी सीखी। शिवजी जोशी? हाँ जी, शिवजी जोशी सर थे। तो उन्होंने बोला था कि कुछ पिक्चर्स भेजना जो आपने क्लिक की और वो अच्छी होनी चाहिए। तो इतनी सारी इंटर्नशिप की, इतने सारे शहरों में घूमी, तो मैं तो फ़ोटो इसलिए लेती थी कि घर वालों को भेजने के लिए व्हाट्सएप पे कि देखो अभी आज कहाँ घूमने गए थे, आज क्या देखा। ओएनजीसी का मैं बताऊँ कि सिविलियंस अलाउड नहीं है अंदर, जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रही थी। तो जो मेरे साथ इंटर्न था उसने बताया कि सिविलियंस अलाउड ही नहीं है। तो मेरा जी ऐसा बैठा कि मतलब अच्छा मैं 21 साल की उम्र में ओएनजीसी में घूम रही हूँ जहाँ सिविलियंस अलाउड ही नहीं है, और मैं काम भी करके जा रही हूँ और वो काम लाइक कंपाइल होगा, अपनी फाइल वगैरह में वो लोग यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे म्यूज़ियम है ओएनजीसी में, और वहाँ का जो पैलेस है ओएनजीसी के अंदर एक पैलेस है, वो कोई राजा का पैलेस था देहरादून में पहले, उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया था ओएनजीसी ऑफिस में। तो वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। तो वहाँ मैंने काफ़ी पिक्चर्स ली थी। मैंने भारत पेट्रोलियम है, वहाँ पे भी कोई अलाउड नहीं होता है, आपके पास अगर आईडी नहीं है पुलिस सब वहीं रोक लेगी। वो पिक्चर्स थी तो मैंने भेजी, सेलेक्ट हो गई। तो फोटोग्राफी का धीरे धीरे मुझे शौक चढ़ा, अच्छा शौक चढ़ा, और मैंने शुरू भी किया प्रैक्टिस। फोटोग्राफी में भी समझ में आया कि ये मैं अपने आप को सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए, टाइम पास करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए कर रही हूँ, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है। 21 में जब ख़त्म हुआ तो फाइनली सब कुछ समझ में आ चुका था, और जब समझ आया तो लगा कि अब ये मतलब मुझे लिखने में रुचि है, लेखन कार्य में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो अब ऐसी क्या चीज़ है जिसमें मैं लिख सकूं, रिसर्च कर सकूं। ऐसा नहीं कि बस लिखा, ऐसे लिखा, आर्टिकल लिखा, अच्छे से आपने स्रोत किया, अच्छे से रिसर्च किया और फिर आपने लिखा कुछ अच्छा, अच्छे साइटेशंस के साथ कि हाँ ये चीज़ मैंने यहाँ से उठाई है। तो मुझे समझ में आया कि जर्नलिज्म कर सकते हैं, जो लॉ करते हैं वो लॉ के बाद जर्नलिज्म कर सकते हैं। अब जर्नलिज्म कैसे करें, उसका रिसर्च किया। धीरे धीरे समझ में आया, 1 महीने की रिसर्च के बाद मुझे समझ में आया कि एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है दुनिया में, एक नया सेक्टर इमर्ज हो रहा है, उसको कहते हैं लीगल जर्नलिज्म। तो ये मेरे लिए बहुत नई बात थी कि एक तो मैंने ये चीज़ पढ़ी एनर्जी लॉ, जो किसी को समझ में नहीं आती, अब मैं बनूंगी लीगल जर्नलिस्ट, लीगल जर्नलिज्म करके अब मैं किसी को बताऊंगी जर्नलिज्म, तो पहला क्वेश्चन आएगा क्यों कर रहे हो। तो वो फिर मैंने जर्नलिज्म में एडमिशन ले लिया। तो बस इसी तरह से ये चलता गया, और फाइनली एज अ स्टूडेंट, मतलब मैं अपने आप को ये नहीं बोलूँगी कि मैं अब स्टैब्लिश हो गई, मैं ये कहूँगी आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट के चलते चलते मुझे समझ में आया कि मुझे किस चीज़ का ज़िंदगी भर स्टूडेंट रहना है, ताकि मुझे शिकायत नहीं रहे कि मुझे मन की शांति नहीं है। कुछ हुआ भी नहीं, ऐसा लग रहा है कि वास्तव में कामाक्षी आप स्टूडेंट है, राजस्थान उच्च न्यायालय आप जाके आ गई। हाँ जी। आपने कथक कर लिया, आपको जब मन लगा तो आप शिवजी जोशी के पास चली जाती है। हाँ, फोटोग्राफी आप कर लेती है। हाँ जी। फोटोग्राफी में आप सेलेक्ट होते, फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को कुछ करना है। आपको समुद्री जो मैरीटाइम की बात करें, उसमें भी आपने जो है अपना भाग्य आजमा लिया। हाँ जी। बहुत कुछ किया जी। और बहुत कुछ अभी बाकी है, बहुत बाकी, कुछ नहीं अभी किया तो पेपर के करीब 3 पेज ही हुए हैं, अभी तो 10 पेज होना है और बाकी है। इतना जो है, जब मैं आपसे इंटरव्यू लेना आने वाला था उससे पहले आपके बारे में पूरी जानकारी आपसे ली। तो कामाक्षी जोशी की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। कामाक्षी जोशी क्या है ये खुद कामाक्षी जोशी को अभी मालूम ही नहीं है जी। तो बहुत गर्व की बात है। मुझे नहीं लगता कामाक्षी कभी आपको अवसाद रहा होगा, डिप्रेशन आया होगा, क्योंकि समय ही नहीं मिला साहब आपको। नहीं, बिल्कुल रहा, बिल्कुल रहा। वो समय मिल गया आपको? डिप्रेशन का भी समय था मेरे पास, क्योंकि ऐसा हुआ कि ये सब खत्म हुआ 21 में, मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई, तो अभी 2023 आ गए।
बहुत रीसेंट डिप्रेशन रहा है मेरा। तो कोविड हिट होने की वजह से मुझे जोधपुर वापस आना पड़ा, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा जो प्लान था वो ये था कि हम कॉलेज गए, 5 साल पढ़ा, 5th ईयर में प्लेसमेंट हुआ, प्लेसमेंट जहाँ हुआ जिस शहर में हुआ लॉ फर्म में जाके बैठ गए और वहीं से आगे बढ़ना है, लाइक LLM PhD और ये सब करना है। तो डिप्रेशन जो मुझे ये आया कि पहले तो मैं क्या मतलब कोई भी कोविड के लिए तो बिल्कुल तैयार ही नहीं था, और सिर्फ मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ जिसका प्लान कोविड की वजह से डिस्टर्ब हुआ हो। बहुत सारे बच्चे, सबके प्लान किसी न किसी कारण से कोविड की वजह से ही डिस्टर्ब हुए। तो अब मैं जोधपुर आ गई, अब मैं अटक गई। तो फिर एक मैं ओनली चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स की, तो उनका ये था कि तुम 5 साल रह चुकी हो बाहर अकेले, तो क्यों जाना है वापस, क्यों रहना है तुमको वापस बाहर। तो मैंने कहा नहीं, मेरा स्कोप नहीं है फील्ड का, मुझे जाना है वापस। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और कंपनीज़ में जब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी तो क्वालिफ़िकेशन था हाई, और कंपनीज़ कह रहे थे कि पैसा नहीं है हमारे पास, आप फ्री में आ जाओ, इंटर्नशिप कर लो। तो मैंने कहा 14 इंटर्नशिप मैं कर चुकी हूँ एंड दिस इज़ मोर देन अनफ। तो मैं जॉब नहीं ले पा रही थी। जैसे भी करके मुझे ये तो समझ तो आ गया था कि लिखने में मेरा इंटरेस्ट है। तो मैंने कुछ कंपनीज़ के साथ रिसर्च एंड राइटिंग का वर्क फ्रॉम होम ही ज्वाइन कर लिया। ठीक है, जब मैं ये काम कर रही थी तो हाँ, मैं काफ़ी डिप्रेस हो रही थी, मैं काफ़ी स्ट्रेस भी हो रही थी, क्योंकि एक क्या होता है कि आपका एक प्लान है, आपने सोच रखा है ABCD और ऐसे करके Z तक जाना है। धीरे धीरे आपको ये रियलाइज़ होता है कि समय जो है वो अपने हिसाब से चलता है। ठीक है, और आपको भी समय के हिसाब से ही चलना है। समय आपके मुताबिक कभी नहीं रहेगा कि आप जो चाह रहे समय आपको वो ला के देता रहे। आपको ही उसके मुताबिक अपॉर्चुनिटी समझनी पड़ेगी और उससे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा जितना कर सकते हैं। तो लिखना मैंने शुरू कर दिया, वर्क फ्रॉम होम मेरी जॉब शुरू हो गई। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये नोटिस किया कि स्ट्रेस और टेंशन की वजह से मेरा वेट गेन हो रहा है, बहुत वीकनेस आ रही। डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर ने बोला कि आप ये क्या कर रहे हो 1 साल से। तो मैंने बोला ये, बोले आप बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हो स्ट्रेस की वजह से, फिजिकल मूवमेंट कुछ नहीं है, कुछ एक्सरसाइज नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, और इतने सारे जो भी विटामिन मिनरल्स बॉडी के, विटामिन D वगैरह सब बिल्कुल एकदम ज़ीरो पे। उससे मैंने रिकवर किया। धीरे धीरे मैंने समझा कि अब नेक्स्ट करना क्या है। तो जर्नलिज्म में तो पहले एडमिशन ले लेते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम जॉब लिखने की चल रही है उसको प्लीज़ फिजिकल मोड में ले लेते हैं, ताकि थोड़ी एक्टिवनेस आएगी। एक दिन बैठे बैठे ऐसा हुआ कि मैं सोच रही थी कि मुझे अब समझ आया, मतलब मुझे 26 साल की उम्र में समझ आया है कि मेरी रुचि लिखने और पढ़ने में है। जितना हो सके मैं पढ़ती हूँ, उसको सोचती हूँ, उसको रिसर्च में लिखती हूँ। तो मेरे जैसे कितने बच्चे और होंगे जो सेम चीज़ से, देखिए मेरा स्ट्रेस का, डिप्रेशन नहीं कह सकते, डिप्रेशन बहुत अलग चीज़ है। मेरा स्ट्रेस और टेंशन का जो टेन्योर था, जो टाइम था, मुश्किल से 2-4 महीने था। लेकिन 2-4 महीने वो कैसे गए मुझे पता है, क्योंकि मेरे को जाना है, घर वाले बोल रहे नहीं रुक जाओ, थोड़ा माहौल ठीक होने दो, कोविड पूरा अभी गया नहीं है, सेकेंड वेव अभी भी थोड़ा चल रहा है, सरकार के ऐसे निर्देश आए हैं। मैं कह रही हूँ मुझे जाना है, ये कह रहे नहीं रुक जाओ। अब मुझे समझ में आया कि राइटिंग में करना है, क्या करना है। जर्नलिज्म समझ आ गया, तो उसका एडमिशन अब नेक्स्ट ईयर ही खुलेगा। तो मैं ये चाह रही थी कि जो ये मेरे साथ हुआ, ये सबके साथ हो रहा है क्या। तो मैंने 2-4 लोगों से बात की, तो उन्होंने बोला कि मैंने MBA कर लिया। मैंने कहा अच्छा नेक्स्ट क्या कर रहे हो। तो बोले यार पता नहीं MBA क्यों कर लिया, अब क्या होगा, MBA के बाद कुछ करियर नहीं चाहिए MBA में। मैंने बोला ठीक है। मैंने किसी को पूछा आप क्या कर रहे हो, बोले मैंने CA कर ली। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने CA कर लिया, आप किसी को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो बोले नहीं यार मुझे CA नहीं करनी। तो मुझे लगा कि सिर्फ मेरा ही हाल नहीं, बाकी बहुत लोग हैं जिनका हाल ऐसा रह चुका है। तब मुझे धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि ये प्रॉब्लम कितनी मेजर है, कितने ऊंचे लेवल पे जा रही है और कितने लोगों में जा रही है। फिर मैंने इसका नेगेटिव साइड सोचना शुरू किया कि हम तो क्या है, थोड़ा बहुत सोचा, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा, हम ठीक हो गए कि चलो टाइम ठीक हो गया, कोविड है तो सबका टाइम खराब चल रहा है, ठीक हो जाएगा। मैंने ये भी नोटिस किया कि बहुत रेट हाई हो रहा है सुसाइड का। ठीक है, हर कम्युनिटी में, बस मैं मेरी समाज की ना बात करूँ, मैं हर समाज की बात करूँ, डिप्रेशन आ रहा है सबको, सब स्ट्रेस में बैठे हैं, फिजिकल हेल्थ सबकी बर्बाद हो रही है, वो अलग बात है, सुसाइड रेट हाई हो रहा है जी। तो मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। जैसे मेरी तो एक प्रॉब्लम ये हो गई कि मुझे मेरी रुचि 26 साल की उम्र में समझ आई है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, कोविड के वक्त जो डिस्टर्ब हो गए। तीसरा, जो एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे थे, नहीं हुए, फेल हुए, उनका बड़ा स्ट्रेस चल रहा है। तो इसी के संदर्भ में एक बार मैंने मेरे बॉस हैं अभी जहाँ मैं काम करती हूँ मीडियागढ़ में, तो मैंने मेरे बॉस के साथ चर्चा की कि ये सब हो रहा है। तो मेरे बॉस ने बोला कि आपका क्या विचार है। तो मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि
या तो मैं किसी की मदद कर दूं जो करियर काउंसलर हो, एज ए वॉलंटियर उनके साथ जाके काम करके, या फिर मैं ही कर लूं। तो फिर हमने पता किया कि क्या कोर्स है, कैसे होता है। तो मेरे जो बॉस है उनको बहुत अच्छा लगा कि मैं एक समाज को एक अच्छी डायरेक्शन देने के लिए ये पहल कर रही हूँ। तो मेरे बॉस ने बोला कि क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका पूरी फ़ीस कंपनी पे करेगी। तो मैं अभी जो कोर्स कर रही हूँ, जो अभी अबाउट टू एंड है, उसकी फ़ीस भी मैंने पे नहीं की है, उसकी फ़ीस मेरे बॉस ने पे की है कि नहीं आप जो काम कर रहे हो। क्योंकि देखिए 9th से लेकर 12th क्लास के बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या करना है। जितने परेशान वो रहते हैं उतने परेशान उनके माँ बाप रहते हैं कि क्या करना है। 12th के बाद भी बच्चे डिप्रेशन में है कि यार मुझे वो कॉलेज नहीं मिला जो मिलना चाहिए। अब जैसे तैसे करके वो कॉलेज मिल गया तो उनको प्लेसमेंट नहीं मिला, या फिर अगर उनको पीजी के लिए कहीं जाना है तो भी उनका ये कि नहीं ये रैंकिंग ऊपर है तो इसमें ही जाना है, ये रैंकिंग नीचे है तो इसमें नहीं जाना है। फिर से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बीच में कोविड आ जाता है। तो वो स्ट्रेस का जो माहौल है, ऐसा नहीं कि कोविड आके चला गया वो स्ट्रेस का माहौल नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा। हर उम्र के बच्चों में जो 9th से शुरू हो जाते हैं कि आगे क्या करना है क्या करना है, अगर उनको सही डायरेक्शन उस वक्त नहीं मिला, किसी ने ढंग से गाइड नहीं किया कि उस वक्त क्या करना है, वो बच्चा जैसे ही कॉलेज में एंटर करेगा वो फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में परेशान होगा, यार मैंने ये कोर्स किया तो किया क्यों, या मैंने जैसे मान लीजिए आनंद अंकल इन्होंने बोला बीकॉम कर लो, मैं बीकॉम करने बैठी और मैंने कहा अरे यार क्यों बात मानी आनंद अंकल की, मुझे तो बीकॉम करना ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में क्या दो चीज़ें, या अगर माँ बाप फाइनेंशियली बहुत साउंड है वो बोलेंगे क्विट कर लो, दूसरे में दिलाते हैं। अब मान लीजिए फाइनेंशियली साउंड नहीं, बोलेंगे नहीं अब एडमिशन लिया है तो खत्म करो। बिल्कुल। तीसरी चीज़ ये है कि मिडिल क्लास फैमिली के बाद भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाली चीज़ भी है हर सोसाइटी में जी। वो एजुकेशन लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अब एक तो माँ बाप ने एजुकेशन लोन लिया है, बच्चे को कॉलेज भेजने के लिए एडमिशन करा है, जैसे तैसे करे, खुश है कि चलो कॉलेज तक पहुँच गया। अब उनको जब पता चलता है कि बच्चे को तो चीज़ पढ़नी नहीं है तो वो भी बोलेंगे कि नहीं आप ख़त्म करो। अब बच्चे ने जैसे तैसे करके ख़त्म तो किया। अब सही बात है कि जिसमें आप पढ़ाई करोगे उसी में प्लेसमेंट लोगे, आपकी नौकरी भी लग गई। अब नौकरी में भी कुछ नहीं, अब क्या करें। फिर नौकरी लगती है तो क्या होता है, शादी कर लो। सारे माँ बाप का, सोसाइटी का ये प्रेशर आता है शादी कर लो, शादी कर लेते हैं। अभी भी वो स्ट्रेस टेंशन सब है, क्योंकि वो आप मतलब आपका जो इंटरेस्ट है ना वो इतना हाई होना चाहिए कि अगर आपको कभी बुखार भी है, कभी तबीयत भी खराब है, तो भी आप आराम से बैठ के खुशी से वो काम कर रहे हो। तो मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको हर दिन बिना मतलब तबीयत अच्छी है उसमें भी आपको लग रहा है कि यार क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका वो स्ट्रेस बिल्डअप होता है। मैं बता रही हूँ कितना बड़ा सीन है, क्योंकि अब माँ बाप ने शादी कर दी, क्योंकि बच्चा पढ़ लिख गया, जॉब कर गया। अब शादी में जो प्रॉब्लम्स आती है और इंसान प्रोफेशनली फोकस करना चाहता है, बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, फिर आता है डिवोर्स रेट। बिल्कुल, इस पर भी चर्चा करेंगे अपन, जरूर करेंगे। सामाजिक ये तो बातें है ही। वर्तमान में आप कैरियर काउंसलर है। हाँ जी। कैरियर काउंसलर बोले तो एक ऐसा व्यक्ति जो आपको ना कि मतलब ना ही बस गाइड करे, आपको एक मार्गदर्शन दे कि आपकी रुचि है किस में, आप क्या करना क्या चाहते हैं। मार्गदर्शन दिया, अब आप तो क्या करेंगे, ठीक है आपने पूछ लिया कि 11th 12th में कॉमर्स करना है, कॉमर्स किया, अब आप फिर अटक जाएंगे कि 12th के बाद क्या करना है। फिर आपको गाइडेंस चाहिए। आपने यूजी कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, फिर आपको गाइडेंस चाहिए पीजी किस में करना है। आपने पीजी कर लिया, उसके बाद इतनी सारी ब्रांचेस है जॉब की, आपको जॉब किस में करनी है। तो करियर काउंसलर जो होता है वो ना जस्ट आपको गाइड करता है, आपको एक मैप देता है, करियर मैप, कि अगर आप ऐसा करते हो तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये कॉलेजेस हैं। अगर इस कॉलेज से ये पर्टिकुलर प्रोग्राम करते हो, पर्टिकुलर कोर्स करते हो, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है, ये इसका फीस स्ट्रक्चर है, तो आप पीजी में यहाँ जाके बैठ सकते हो। पीजी कर लोगे, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये रहेगी। तो देखिए हर बात जो है बच्चे माँ बाप के साथ शेयर नहीं करते, या बहुत ही कम माँ बाप हैं जिनकी इतनी अच्छी ट्यूनिंग रहती है बच्चों के साथ कि बच्चे खुल के बता सके भाई मुझे सब्जेक्ट नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पसंद आ रहा है, मुझे नहीं करना, मुझे छुड़वा दो। बहुत बच्चे होते हैं जो ड्रॉप आउट लेते हैं। हर बात फ्रेंड से भी नहीं होती। अब मेरा जो फ्रेंड होगा, अगर आप मेरे फ्रेंड है तो आप भी उतना ही जानते हैं दुनिया को जितना मैं जानती हूँ, क्योंकि हम सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, हम सेम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जितना आपने बोला उतना मैंने मान लिया कि चलो ठीक है। अब बाद में पता चला जो आपने बताया था वो तो गलत था, अब मुझे फिर समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। तो करियर गाइडेंस एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको शुरू से पता चल जाए कि कहाँ शुरुआत करनी है, प्रॉब्लम क्या आनी है, प्रॉब्लम कैसे फेस करनी है और आगे कैसे निकलना है, तो बच्चों का जो वो टेंशन वाला जो माहौल रहता है, स्ट्रेस वाला माहौल रहता है, वो काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगा। बिल्कुल। और हम अगर यहाँ पर कैरियर काउंसलर की बात करें
तो यहाँ पर आपके हमारे मित्र है योगेश गजा, हाँ जी। उन्होंने फेसबुक पर बहुत अच्छा आपके बारे में एक आलेख लिखा है और वो लिखते हैं कि भारत में 95% से अधिक जो विद्यार्थी है या जो छात्र है उनके पास में 10 से 11 विकल्प ही होते हैं, जबकि हमारे 250 से भी ज़्यादा विकल्प हैं। तो उनको उन विकल्प के बारे में जानकारी ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अगर कामाक्षी आपके बारे में बात करूं तो आप जो कॉमर्स की स्टूडेंट रही है, आपने BA LLB किया है और उसके बाद में जर्नलिज्म किया है, तो आपका एक क्षेत्र हो सकता है। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है और इंजीनियरिंग कर लेता है, उसके बाद में उसको बाद में लगा कि मेरे को तो इंजीनियरिंग करनी नहीं थी, मुझे तो ये ब्रांच लेनी ही नहीं थी, अब वो कहीं दूसरी और आता है, तो आप उसको गाइड कैसे करेंगी, जबकि आपने तो ये विषय पढ़ा भी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो धन्यवाद है योगेश जी गज्जा जी को, क्योंकि मैं उनसे अभी तक मिली नहीं हूँ। बता दूं आपको, छोटा भाई है, बहुत अच्छा लिखता है, चिंतन अच्छा करता है और चूँकि थोड़ा बहुत लिख मैं लेता हूँ, लिख वही सकता है जैसा आप लिखती है कि उनके संस्कार अच्छे हो, वो खुद पढ़ता हो, बोलता बोल वही अच्छा सकता है जो सुनता हो, लिख वही अच्छा सकता है जो पढ़ता हो। तो कहीं ना कहीं जो आप लिखते हैं तो आप कहीं पढ़ते हैं। तो योगेश को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे वो जो है पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, इसलिए वो अच्छा फेसबुक पर लिख लेते हैं। छोटा भाई है मेरा, तो धन्यवाद तो उनका बनता ही है, जरूर दें धन्यवाद। योगेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने फेसबुक पे लिखा था कि मैं क्या काम कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मेरी हिंदी काफ़ी कमज़ोर है, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। क्या बात करते हो? हाँ जी, मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है, लिखने वाली तो बहुत ही बेकार है। सिर्फ इंग्लिश में ही फोकस किया था मैंने, और 8th के बाद कभी मैंने हिंदी पढ़ी नहीं थी। बोर्ड के चक्कर में मैंने संस्कृत लिया था 9th में। तो उन्होंने वही चीज़ लिखी थी जो एक्चुअली मुझे लिखनी चाहिए थी, या मैं लिखना चाह रही थी लेकिन वो आता नहीं था। फिर मैं इंग्लिश में लिखती, कितने लोग कम पढ़ते और वो कन्वे नहीं हो पाता मेरा मैसेज। तो उन्होंने वो लिखा, और क्योंकि मैं उनको नहीं जानती, मैं उनकी फेसबुक पे ऐडेड नहीं थी, तो किसी ने ऑलरेडी उनकी वॉल से शेयर किया था जो मेरी फेसबुक फीड में मुझे दिखा। तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा कि मेरा ही पोस्टर है। फिर मैंने ऊपर किया कि हिंदी में खूब सारा लिखा है। फिर मैंने ऊपर उनका नाम पढ़ा। फिर मैं ऑफिस में कोई मीटिंग में बिजी थी तो मैंने उसको रख लिया कि अभी मैं पढ़ती हूँ फ्री होके। फिर मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि किसी ने कितनी मेहनत की है इतना सब लिखने में, अभी मैं इसको थोड़ा ब्रेक टाइम तक पढ़ती हूँ। तो मैंने पढ़ा, उन्होंने जो चीज़ लिखी है हकीकत यही है, प्रॉब्लम भी यही है। आप जोधपुर की अगर बात करें, अगर बच्चा आपको पूछता है मैं आगे क्या करूँ, तो आप उसको वही बताएंगे जो आप सुन रहे हैं। आप उसको बताएंगे तुम B.Ed कर लेना, तुम टीचर बन लेना, तुम B.Com कर लेना, तुम बैंक में लग जाना, तुम ये कर लेना। लेकिन देखिए समय के साथ हर चीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जो पेस ऑफ टाइम के साथ जो है, मतलब हर साल इतनी ब्रांचेज आ रही है, हर साल इतने कोर्सेज आ रहे हैं। मतलब एज ए काउंसलर मैं बात करूँ, कभी कभी पढ़ते पढ़ते मुझे भी लगता है कि यार इतनी दुनिया घूमी, मैंने तो ये चीज़ कभी पढ़ी नहीं कि ये चीज़ भी होती है। इतने सारे विकल्प आ गए, लेकिन अब उनको बताए कौन जी। अगर मैं आपसे एज अ डॉटर अगर मैं बात करूं कि आप मुझे बताइए, तो आप मुझे वही बताएंगे जो आपने सुने हैं, या जो आप लोगों को फील्ड में काम करते देख रहे हैं, या मैंने किया है, या आपने किया है, या आपकी रुचि है, या आपके पास एक्सपीरियंस है। आप मुझे वो चीज़ नहीं बता सकते जो पिछले साल ही लॉन्च हुई है। हो सकता है आप अपडेटेड ना हो, या हो सकता है बच्चा जिससे गाइडेंस ले रहा है वो इतना अपडेटेड नहीं हो जी। बिल्कुल। लेकिन बच्चे को तो ये लगेगा भाई मेरे से बड़े हैं तो इनको तो सब आता ही होगा। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है जी। क्योंकि देखिए मैं करियर काउंसलिंग फ़ोन पे भी करती हूँ, तो मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी कुछ दिन पहले की बात है। तो बच्चा कह रहा है कि मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है। मैं कॉन्फिडेंशियल रखती हूँ डिटेल्स, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल की तरफ बता रही हूँ। बच्चा मुझे कह रहा है कि इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, मदर कह रही है कि हम B.Tech कराएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा फ़ोन ना स्पीकर पे लो, क्योंकि मुझे अब पेरेंट काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि माँ जो कह रही है और बच्चा जो कह रहा है उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, समझ ही नहीं आ रहा। बच्चा कह रहा है इकोनॉमिक्स में अच्छा कर लेता हूँ, मदर कह रही है कि इंजीनियरिंग करानी है। फिर बच्चा भी एग्री कर रहा है कि B.Tech करेंगे। मैंने उस बच्चे को पूछा कि जब आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो आपको B.Tech क्यों करनी है। अब आप इसका आंसर सुनिएगा। बच्चा कह रहा है कि जो B.Tech करते हैं, IIT में जाते हैं और फेल हो जाते हैं, वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। तो मैंने कहा ये तुम्हें किसने बताया। बोले मैंने शार्क टैंक इंडिया पे देखा है, जो IIT IIM में जाते हैं अच्छा नहीं कर पाते हैं, वो खुद का बिजनेस शुरू करते बहुत अच्छा करते हैं।
तो मैंने उसको बोला कि एक काम करो, तुम 12वीं में फेल हो जाते हैं, 12वीं में फेल हो जाओ तो तुम फेलियर हो गए, फेलियर होकर स्टार्टअप करो तो तुमको प्रसिद्धि मिल जाएगी। तो आप देख रहे हो बच्चे आजकल सोशल मीडिया से या टेलीविजन से इतना इन्फ्लुएंस है, जो बाकी सब कर रहे हैं वैसे करना है। तो आप माइंडसेट समझ रहे हो, IIT क्यों करनी फेल होने के लिए, ठीक है, IIM क्यों करनी फेल होने के लिए, फेल होकर स्टार्टअप करेंगे, बिजनेस करेंगे, शार्क टैंक इंडिया वाला बिल्कुल सीन होगा। तो उनको समझाना पड़ता है ये सब मार्केटिंग होती है, ठीक है। मतलब आप सिर्फ फेलियर को शार्क टैंक इंडिया में फीचर कर रहे हो कि वो कितना अच्छा कर रही है, सब मार्केटिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी में फेल होना जरूरी नहीं है, जिंदगी आपको कहीं लाके फेल कर रही है तो किसी मकसद के लिए कर रही है। जैसे मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर मैं फेल हो गई वापस यहाँ से जाने में, तो ये चीज़ नहीं हो पाती, ये करियर काउंसलिंग वाली चीज़ नहीं हो पाती। मैं बैठ के नहीं सोच पाती कि यार अब मैं आगे क्या करूँ, मैं फंसी क्यों हूँ, मैं सीधा चली जाती। मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं सोचूं कि चलो आज मैं बैठ गई हूँ। तो ऐसे लोग बैठ जाते तो कितना स्ट्रेस लेते तो डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, और ये सब रियल है। ऐसा कुछ नहीं है कि पैनिक अटैक्स लोगों को नहीं आते हैं, मौत को छूकर आना ही पैनिक अटैक्स का दूसरा नाम है, ठीक है। सुसाइड रेट हाइट हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चा सोचे जा रहा है, कोई बताने वाला है, अब उसको समझ नहीं आ रहा, पूछे तो पूछे किससे। अब आपको पूछा तो आपने कहा बीकॉम कर लो, मैंने मान लिया, अब मैं बीकॉम में खुश नहीं हूँ, अब मैं किसको बताऊँ कि मैं खुश नहीं हूँ। मेरे लिए मेरी मदर थी सुनने के लिए, बट शी वॉज नॉट एबल टू गाइड मी। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि बच्चे को कहना क्या है, ठीक है। और करियर काउंसलर वाली चीज़ ऐसी है ना कि बड़े शहरों में तो चल ही रही है, जोधपुर में मैं बात करूँ तो जोधपुर में इतनी नहीं है कि अभी अवेयरनेस नहीं है, वो धीरे धीरे क्रिएट होगी। अवेयरनेस ऐसी क्रिएट हो भी नहीं सकती कि आप जाइए बच्चे को परामर्श कराइए, प्रॉपर गाइडेंस दिलाइए, बच्चा आगे फंस सकता है, ऐसा नहीं होता है। प्लस मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि आपने इसको निःशुल्क किया तो किया क्यों? क्योंकि जो एक फ़ीस होती है, जो मैं आपको बताऊँ आनंद अंकल, तो अगर मैं नॉर्मल कंसल्टेंसी दूंगी या देती हूँ तो 2,000 रुपये है, और साथ में अगर मैं एक टेस्ट भी लेती हूँ तो 3,000 रुपये हैं। और नवचौकिया में जब मैं रहती थी, मेरे आसपास का माहौल कैसा था, पूरा जालोरी गेट तक कैसी फैमिलीज़ हैं, क्या है, कितने लोग सक्षम है, नहीं है, तो मुझे लगता था कि ये फीस इतनी ज़्यादा है ना कि अगर मैं भी डैडी को बोलूँगी कि डैडी 15 मिनट बात करके आते 3,000 रुपये देकर आएंगे, तो डैडी भी बोलेंगे तू मुझे बता कि तुझे क्या पूछना है, मैं अच्छे बुआ के बेटे, मासी के बेटे से बात कराता हूँ, ठीक है, 3,000 रुपये देने तो हम नहीं जा रहे। चंद पैसों के चक्कर में, मैं चंद पैसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई बच्चा सुसाइड कर ले, उसके कंपैरिजन में 2-3 हज़ार रुपये कुछ भी नहीं है। उसकी जो जान की कीमत है ना, वो आप उस फीस से कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई बच्चा इसलिए रुक जाए कि यार करियर काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो पैसे लगेंगे और इतने पैसे देकर आएंगे और फिर भी समझ में नहीं आएगा, कि क्लैरिटी नहीं होगी। घर आके बोलेंगे कि पैसे तो दे दिए, काउंसलर ने पैसे ले लिए, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है अभी भी कि कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। तो ये वो वजह थी। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं आनंद अंकल कि बहुत घाटा किया खुद का, और एक बच्चा 3,000 देता, 100 बच्चे आ जाते, तो समझ रहे हो क्या। कामाक्षी, बीच में रोकना चाहूँगा मैं। पैसों से कई अधिक गुना मन की शांति होती है, सुकून होता है। और जो आप ये कर रहे हैं ना, ये शायद उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और मैं भी बच्चों का जो है एक पिता हूँ, और ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं उनके पास वास्तव में इनको देने के लिए पैसे नहीं होते। तो विशेष रूप से जोधपुर समाज के जो नवचौकिया से लेकर जालोर गेट तक रहने वाले, या जो भी बंदे हैं, जहाँ भी रहने वाले, क्योंकि नवचौकिया या शहर की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम शहर के लोग हैं, पुष्करना हम लोग हैं। और हमारे पास में, हमारे बाप दादाओं के पास में इतना बिजनेस नहीं था, बहुत ही सिंपल लोग हैं हम लोग। और सुबह जो दादाजी या पिताजी जो भी जॉब करते थे, सरकारी नुमाइंदे होते थे, और परिवार हमारा इतना बड़ा होता था कि हम अपने जिम्मेवारियों से भी, हम जो अगर पूरी हो जाती थी तो भी हम ईश्वर का शुक्रगुजार करते हैं। तो उस परिवार से हम लोग हैं, और अगर उस परिवार के लोग, हमारे बच्चे आगे बढ़े और कामाक्षी जैसी उनको गाइड करे तो अच्छी बात है। तो घबराने की और मन में संकोच लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कामाक्षी के नंबर हैं और इस पोस्ट में मैं लिख भी दूंगा, कामाक्षी जोशी है। और कामाक्षी, अगर मैं बात करूं, बीच में चूंकि बात बहुत लंबी हो गई, तो डिप्रेशन की जब मैं बात कर रहा था तो इसलिए मैंने बात की कि आप किसी एक मिशन से जुड़ी हुई है, चिन्मय मिशन। हाँ जी, क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन आया कि अचानक से कैसे किया आपने। तो मैंने अचानक से नहीं किया। मैं जब कॉलेज डेज में थी तो ये मेरे
अच्छी इंटर्नशिप्स में काउंट होती, ONGC और भारत पेट्रोलियम वाली। उससे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह की इंटर्नशिप्स ख़त्म कर ली थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं लॉ कर क्यों रही हूँ, मुझे करना क्या, मुझे प्रैक्टिस में तो जाना नहीं है। बिल्कुल ठीक है, और इसके इतने अल्टरनेटिव्स है नहीं, और एनर्जी लॉ है तो इस सेक्टर छोटा है, ऐसे तो बहुत बड़ा सेक्टर है लेकिन इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, बस ठीक है पढ़ाई चल रही है, अच्छे नंबर आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग ग्रेड आ रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आउटस्टैंडिंग ग्रेड वाला तो वैसे भी हवा में रहना चाहिए लेकिन मैं हवा में नहीं थी, मेरे को ये था कि अब समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। तो मैंने वहाँ पे एक NGO ज्वाइन कर लिया था। NGO नहीं है, उस संस्था का नाम है चिन्मय मिशन देहरादून। अच्छा। तो चिन्मय मिशन देहरादून में कुछ सेवाएं चलती है कि आप विलिंगली वॉलंटरली कुछ आके कर सके। तो मेरा ये था कि मैं पढ़ा सकती हूँ। तो बोले ठीक है। मैंने कहा मैं लॉ भी पढ़ा सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ अगर कोई लॉ में करियर करे तो क्या है। तो होता ऐसा था कि वहाँ पास में एक आंटी रहती थी और अच्छे कोई बड़े अफसर की बीवी थी। तो वो कुछ पास के एरिया में जो लोग सक्षम नहीं होते थे अपने बच्चों को ट्यूशन्स भेजने में, उन बच्चों को अपने पास बुलाती थी और सारे सब्जेक्ट निःशुल्क पढ़ाती थी। तो आंटी हमारे संस्थान चिन्मय मिशन जो देहरादून से जुड़ी हुई थी। तो उनका ये रहता था कि ये बच्चे पूरे वीक मेरे पास पढ़ते हैं, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ निःशुल्क और ये मेरी सेवा है। तो आपकी सेवा में आप ऐसे करिए, सैटरडे संडे को मैं बच्चों को आश्रम भेज दूँगी और आप इनको पढ़ाना। मैंने कहा ठीक है जी। और मैंने कहा कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ और मुझे इतना समय लगता है ट्रैवलिंग का, तो उस हिसाब से टाइम सेट करना। ठीक है, तो टाइमिंग भी हम वैसा रखते थे। तो फिर उन्होंने बोला आप क्या क्या पढ़ा सकते हो। तो मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा सकती हूँ। तो फिर मैंने बताया कि मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया था तब मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक मैंने कोर्स किया था, उसका मेरे पास सर्टिफिकेट भी है और वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से याद है। प्लस लिंक्डइन कैसे चलाना होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैं लिंक्डइन ऑपरेट करती हूँ, इसका भी मैं पढ़ा सकती हूँ। और आगे जो भी बच्चे बोलें या जो भी उनका होमवर्क रहता था, टास्क रहता था, वो तो मुझे पढ़ाना ही होता था। एक दिन ऐसा हुआ कि 2 स्टूडेंट्स थे, एक का 10th ख़त्म हो रहा था, एक का 12th ख़त्म हो रहा था और उनको करियर काउंसलिंग की नीड थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताइए हम आगे क्या करें, क्योंकि हम किसी इतने अच्छे इंसान को नहीं जानते जो इतना पढ़ा लिखा हो, जो हमें गाइड कर दे हमारे कम्युनिटी में या रिलेटिव्स में। मम्मी पापा बेसिक ब्रेड अर्नर है या डेली वेज वर्कर थे उनके पेरेंट्स। तो मुझे समझ में नहीं आया। अब मैं देहरादून में जिस आउटस्कर्ट्स पे मैं रहती थी, देहरादून में वैसे मैं 5 साल जम गई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि करियर काउंसलर कहाँ मिलेगा अब देहरादून में। और मैं उसको बोलूँगी वो पैसे मांगेगा, तो इनके बच्चों की ब्याह पे मैं पैसे तो दे दूँगी, लेकिन आई डोंट नो वेदर ही और शी विल डू जस्टिस और नॉट। तो मैंने कहा भाई जस्टिस होना चाहिए, प्रॉपर आंसर आना चाहिए। तो मैंने उनको इंटरेस्ट पूछे, एक पेपर लिया, A4 साइज पेपर, मैंने लिखा कि अच्छा आपको क्या क्या अच्छा लगता है। अच्छा डांसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, पढ़ाई में क्या क्या अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं उस बच्चे का जब कर रही थी तो बच्चे ने बोला, बच्चे ने जो चीज़ें मुझे बताई थी ना वो मुझे लॉ की बताई थी, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने कहा कि ये लॉ तो नहीं है, ये पुलिस डिपार्टमेंट भी नहीं है, ये रिसर्च डिपार्टमेंट है। तो फिर मैंने पढ़ के उसको बोला, मैंने कहा अरे ये तो फॉरेंसिक्स है। तो बोले अच्छा उसको फॉरेंसिक कहते हैं। मैंने कहा हाँ उसको फॉरेंसिक कहते हैं। तो बोले मुझे ये करना है। तो मैंने उसके कहा कि मुझे आप 7 दिन का समय दीजिए, मैं 7 दिन बाद जब आऊँगी अगले सैटरडे संडे में पढ़कर आऊँगी कि फॉरेंसिक्स क्या होते हैं, फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई क्या होती है, कैसे जाते हैं, ग्रेजुएशन किस में होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन किस में होती है। और आज मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि वो मेरा स्टूडेंट है, मैंने उसको पढ़ाया, 11th-12th में पढ़ाया, मैंने आगे उसको गाइडेंस दी। आज वो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर्स कर रहा है फॉरेंसिक साइंस में, और अभी वो रिसर्च पेपर सबमिट करने वाला है अपने मास्टर्स की, उसमें मैं उसकी थोड़ी हेल्प करूँगी। मैं चाह रही हूँ कि लॉ और फॉरेंसिक का वो पेपर लिख के दे, तो अगर मैं ऑथर कुछ भी बन सकूँ तो उसका बेस्ट पेपर जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और लड़की जो है वो उसने BCA किया है, वो एक बहुत बड़ी MNC के साथ, बैंगलोर की MNC के साथ काम कर रही है। तो ऐसा अचीवमेंट जब आता है तो ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से थी कि ये चीज़ ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि एक मुझे फ़ोन आया था लेडी का, पता नहीं कैसे आया, उसको नंबर कहाँ से मिला लेडी को, वो हरियाणा से थी। मज़े की बात ये है कि उसको हिंदी आती नहीं, मुझे हरियाणवी आती नहीं। तो वो कह रही है कि मेरा बच्चा है, उसको आप गाइड कर दीजिए। इतना मैं समझ गई, इतना अपना वो है राजस्थानी और हरियाणवी का। तो बोलती है कि आप मेरे बच्चे को गाइड कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है बात कर रही है। मेरा ऐसा था कि बच्चे को तो हिंदी आती होगी तो मैं उससे पूछ लूँगी। तो बच्चे ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैंने बोला ठीक है आप मुझे वही 2-3 दिन का समय देना, मैं आपको रिसर्च करके बताऊंगी।
नंबर कहाँ से आया क्या आया वो मुझे बाद में पता चल गया। तो फिर मैंने उस लेडी से बात करी, मैंने उस लेडी को पूछा कि आपने मुझे ही क्यों फ़ोन किया, जी। मैं तो लॉ फील्ड से हूँ, बच्चा आपका साइंस फील्ड का है, जो वो पूछ रहा है तो मुझे भी नहीं समझ आया, तो वो तो मुझे देखना पड़ा। तो वो बोलती है कि मैंने सुना है कि आप पिछले 5 साल से बाहर रह रही हैं। मैंने कहा जी, आपने बहुत शहरों में जाकर काम किया है, तो बहुत लोगों के साथ उठना बैठना हुआ होगा, तो एक ज़िंदगी देखी है आपने, और जिसने एक ज़िंदगी देख ली होती है घूम घूम कर और वो पढ़ भी रहा होता है, तो मुझे नहीं लगता वो गलत मार्गदर्शन देगा मेरे बच्चे को। तो मैंने आपका नंबर निकलवाया और फ़ोन किया। तो ये बहुत हार्ट टचिंग था। ये चीज़ें मेरे दिमाग में थी, ठीक है, और बहुत नॉर्मल बात थी, किसी के बच्चे को गाइडेंस चाहिए, उन्होंने जैसे रिश्तेदारी में या फ्रेंड सर्कल में फ़ोन किया, बात हो गई, नॉर्मल बात थी। लेकिन ये जो एंड था, कोविड का एंड था, और मैं यहाँ जोधपुर में रह गई, तब मुझे समझ में आया कि ये एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ। मुझे इंटरेस्ट समझ आ गया और इस चीज़ की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने बड़े लेवल की ये चीज़ है और कितने बड़े लेवल की एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। जी। अगर सब कुछ गलत हो गया, जैसे मैं आपको बता रही थी, मैं वापस लिंक करती हूँ लॉ के साथ। जी। बच्चे ने सब गलत पढ़ा, गलत ग्रेजुएशन की, गलत जॉब की, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सब है, और घर वालों ने क्या किया, अब उसकी शादी भी करा दी। अब शादी में टेंशन है, मैरिटल स्टेटस उनका इतना अच्छा नहीं है, अब वो डिवोर्स होगा। और मैंने कितने केसेस देखे हैं, मैं कुछ नाम नहीं लूँगी इस प्लेटफॉर्म से, आदमियों ने सुसाइड किया है। मतलब औरत सुसाइड करती है, चलो परेशान हो गई घर से, बच्चों से, ठीक है, आदमियों ने सुसाइड किया। अब आदमी जो सुसाइड किया, लोगों को लगता है शादी के बाद सुसाइड किया तो शादी में ही प्रॉब्लम थी, नहीं, शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। वो इंसान फ्रस्ट्रेट होता गया अपने करियर में 10 साल 15 साल, दैट्स इट। उसको लगता है कि रिजल्ट वो नहीं आ रहे जो मुझे चाहिए, मैं तो खुश हूँ ही नहीं किसी भी चीज़ से। फिर ऐसे इंसानों को लगता है कि दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं, बेस्ट करते हैं, सुसाइड करते हैं। तो ऐसे लोग सुसाइड करते हैं, और यही वजह है कि अगर मैं किसी भी समाज की बात करूं, हमारे समाज की बात करूं, मैं जब सेकंड ईयर में थी, मैं फैमिली लॉ पढ़ रही थी जी। मेरी प्रोफेसर डिवोर्स पढ़ा रही थी, ठीक है, और मैं पता नहीं क्या माइंडसेट लेके बैठी थी, मैंने कहा ये मैं नहीं पढ़ूंगी, ये मेरे काम ही नहीं आएगा। मेरे जोधपुर में ऐसा नहीं होता, डिवोर्स विवोर्स तो हमारे होते ही नहीं है, हमारे तो सब बढ़िया चलता है। ये 2018 की बात है जो मैं क्लास में बैठ के सोच रही हूँ कि हमारे डिवोर्स नहीं होते। 2019 में आई, मैं एक साल में एक बार ही आती थी, मैं इंटर्नशिप के चक्कर में दूसरे सिटी में ट्रैवल करने चली जाती थी या रहने चली जाती थी इंटर्नशिप के चक्कर में। 2019 में मैं आई और मैंने देखा कि हर गली मोहल्ले में एक डिवोर्स केस है, और मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब मैं जब क्लास में पढ़ रही हूँ, मैं तो ध्यान भी नहीं दे रही कि नहीं ये डिवोर्स काम नहीं आएगा, ये काउंसलिंग वगैरह, क्योंकि उसमें बताते हैं कि कपल की काउंसलिंग कैसे करनी, क्या क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद कैसा प्रोसीजर, कि नहीं हमारे ज़रूरत ही नहीं है। 2019 में मैं जब वापस आई तो मैंने देखा कि इतना शिफ्ट कैसे हो सकता है कि हर मोहल्ले में एक डिवोर्स है, और डिवोर्स कॉमन बात होने लग गई, जो कॉमन बात जोधपुर में कभी थी भी नहीं। तो ये भी चीज़ मेरे दिमाग में थी, स्ट्रेस एंजाइटी वाला भी था, मेरे साथ जो हुआ वो मुझे याद था। अब मैं जब एज ए काउंसलर अगर मैं बात करती हूँ, अगर कोई आदमी सुसाइड कर रहा है, वो परेशान है, वो जहाँ काम कर रहा है वो परेशान है, जो उसने पढ़ लिया उसमें परेशान है, उसकी शुरुआत ही कहीं ना कहीं गलत हो गई है। तो अगर मैं एवरेज की बात करूँ, अगर मैं 100 लोग भी पुष्करना समाज के काउंसलिंग कर देती हूँ, वो 100 लोग कहीं नहीं जा रहे उस साल के। 5 साल में 500 लोग हो जाते हैं, वो 500 लोग कहीं नहीं जा रहे, उनकी लाइफ सेफ है। और हर काउंसलिंग सेशन के बाद मैं ये चीज़ बोलती हूँ, चाहे वो इंसान मेरे सामने हो या फ़ोन पे हो, कहीं कुछ दिक्कत आए, कहीं अटक जाओ, मुझे फ़ोन कर देना। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप किसी चीज़ में इतने बह गए हो, डिप्रेशन में बह गए और आप सोच रहे हो कि किससे बात करें। क्योंकि देखिए, जिनको डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है, उनको खुद नहीं पता कि मुझे डिप्रेशन है, फिर वो सोचते हैं कि किसी से बात शेयर की जाए। अब मान लीजिए आप मेरे फैमिली मेम्बर हैं आनंद जी, तो मैं सोचूंगी कि नहीं, अगर आपको बोला तो आप 4 लोगों को बोलोगे, बात फैलेगी। अगर कोई मैरिड है तो आप ससुराल में बात फैलेगी, वाइफ को बोलेंगे, वाइफ सहेली को बोलेगी, बहन को बोलेगी, बात फैलेगी। तो अब मैं किससे बात करूँ कि मेरी बात भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, लॉ में तो हमने यही पढ़ा है कि जो क्लाइंट ने बोला वो हम तक ही है, काउंसलिंग में भी हम ये पढ़ते हैं कि जो उसने बोला वो हम तक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम तक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि देखिए, अगर कोई मेरे घर भी आता है, समाज इतना छोटा है, दुनिया इतनी छोटी, रिश्तेदारी निकल जाती है। मुझे कोई इतना पर्सनल लेवल पे जानता नहीं कि मुझे ट्रेस करे कि रिश्तेदार है। और मान लीजिए मेरा कोई रिश्तेदार है जिसको काउंसलिंग चाहिए किसी भी तरह की, लीगल तो मैं हुई, तो अगर डिवोर्स केस का वो आता है, काउंसलिंग का किसी को चाहिए तो हूँ। मैंने कहा मैं व्हाट्सएप नंबर देती हूँ, व्हाट्सएप पे परामर्श लो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मैंने CS कर लिया, अब क्या करूँ।
अब यही इतना पढ़ा लिखा इंसान जैसे सीए क्लियर किया है, सीएस क्लियर किया है, वो किसी और के सामने बोलेगा कि मैं क्या करूँ तो दुनिया समझेगी बेवकूफ़ है, इतना पढ़ लिख के पूछ रहा है कि क्या करूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कोई ना कोई चाहिए होता है जो आपको सुने। और ये सुविधा मैं क्या कह रही हूँ, कुछ करना समाज नहीं, हर समाज में अवेलेबल होनी चाहिए। आपको एक हैंड होल्डिंग हर जगह मिलनी चाहिए। तो मेरा ये इनिशिएटिव था, मैंने वो पोस्ट डाला, मैंने रिस्पॉन्स चेक नहीं किया। तो मेरे जो गुरु हैं, अभी जो मैं इतना बोल पा रही हूँ कॉन्फिडेंस के साथ आप सबके सामने, बहुत देर से हम लाइव भी चल रहा है, तो मेरे गुरु है श्रीमान नरेंद्र बोरा जी, वो जयपुर में रहते हैं। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से अलाइड कोऑपरेटिव्स में रिटायर्ड है वो जी। उन्होंने ये पहल शुरू की थी जोधपुर में 2018 में। वो खुद आए थे सूचना केंद्र में, बाकायदा उन्होंने सेशन लेने की सोची थी। दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली हमारा लक बहुत ख़राब था, उस सेशन में कोई नहीं पहुंचा। बिल्कुल। जो रिस्पांस उनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि समाज में कोई आगे आ रहा है कुछ करने के लिए और अगर आप उसको कैच नहीं करते हो, इंसान बैठ जाएगा। अगर मैं भी ये पहल कर रही हूँ, अभी लाइव चल रहा है, थोड़े महीने बाद मुझे लगता है कि वो रिस्पांस नहीं आ रहा जो आना चाहिए, मैं भी बैठ जाऊँगी। अब मैं अकेले कितना करूँगी? अगर मैं कुछ कर रही हूँ, आप लोग उस चीज़ को रिसीव नहीं कर रहे हो, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि नहीं मुझसे पूछो। मैं गाइड करती हूँ, मैं मेंटरशिप करती हूँ। तो उनको जब ये सूचना मिली तो उन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया कि आप मुझे संपर्क करें। मैंने उनको संपर्क किया। उन्होंने बताया कि 2018 में वो सेशन हुआ, लोग नहीं आए, कोई बात नहीं। उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव गाइड्स बना रखी हैं। वो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पास आउट हैं। उन्होंने ये विचार किया, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के जितने भी लोग बहुत ऊंचे पद पे बैठे हैं वो आगे आए। उन्होंने सैनिक स्कूल के जो एल्यूमनीज होते हैं उनके लिए गाइड बुक बनाई है। किसी भी बच्चे को कुछ भी चाहिए होता है परामर्श, उससे ले सकते हैं। बड़ों का आशीर्वाद है, आप सब लोगों का साथ है, नरेंद्र अंकल का इतना आशीर्वाद है, उन्होंने सारा मटेरियल मुझे हाथों हाथ शेयर कर दिया कि जितने भी कोर्सेज इस दुनिया में अवेलेबल हैं उनकी क्या जानकारी है, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, कैसे कॉलेज में जाते हैं, सब कुछ इन डिटेल मैनर। मैं आपको बताऊं आनंद अंकल, उन्होंने मुझे इतना मटेरियल दिया कि जब मैं उसको कॉपी पेस्ट कर रही थी, मुझे कॉपी पेस्ट करने में 1.5 घंटा लगा। और कॉपी पेस्ट भी ऐसा नहीं कि मैं एक एक वर्ड की लाइन कर रही थी, मैं पूरा का पूरा पेज कॉपी पेस्ट कर रही थी और पूरे पेजेस कॉपी पेस्ट करने में मुझे 1.5 घंटा लगा। तो मेरी जो हैंड होल्डिंग है, मैं तो बहुत ही माइक्रो लेवल पे हूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ही इज़ देयर। बिल्कुल। और ऐसा है कि उनके पास, देखिए मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी उम्र कम है। अब 26 साल के इंसान के पास नेटवर्क होगा ही कितना, बहुत छोटा सा, वही स्कूल कॉलेज में जहाँ काम किया है या जहाँ जहाँ मेरी इंटर्नशिप रही है कोर्ट्स में एडवोकेट्स के साथ, तो उनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि अगर कोई बच्चा आज एटॉमिक एनर्जी में जाना चाहता है, उनके पास पूरा गाइडेंस है। अगर कोई बच्चा न्यूक्लियर एनर्जी में जाना चाहता है, उनसे संपर्क करें। तो मैं जो आपको दिख रही हूँ, मैं बस आपको इतनी सी दिख रही हूँ, इतनी छोटी सी हूँ मैं, ठीक है। मैं इतना तिनके भर कंट्रीब्यूट करूँगी आपकी उस चीज़ के लिए, आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए। कहीं भी मुझे लगता है कि आपको और गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं उनको रेफ़र कर दूंगी कि आप उनसे बात कर लीजिए। वो माइक्रो लेवल पे है, वो मैक्रो लेवल पे है। मैं माइक्रो हूँ, वो मैक्रो है। पीछे जो होता है ना, कोई बच्चा जब चल रहा होता है, पीछे से किसी ने हाथ थामा होता है, कोई बात नहीं, गिर जाओगे तो कोई बात नहीं, खींच लेंगे, पकड़ लेंगे, ठीक है, रुकना मत बस। तो वो मेरे गुरु हैं, उनका पूरा सपोर्ट चल रहा है। कभी अभी भी पिछले कुछ दिनों में मेरे जो कुछ नोन थे, कुछ दोस्त थे, उनकी मैंने काउंसलिंग की थी। तो मैंने एक बार उनको वापस फ़ोन किया था कि अंकल मैंने ये बोल दिया है, आपको लगता है और कुछ ऐड हो सकता था? उन्होंने बोला नहीं, इतना सफिशिएंट है, ठीक किया। तो मेरे को भी कंफर्मिटी चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि मुझसे कुछ रह गया हो। और अगर आपको लगता है कि भाई ये क्या ही बताएगी अगर उस सेक्टर की नहीं है, तो देखिए करियर काउंसलर का जो ये रोल होता है, यही रोल होता है कि आपकी कोई भी क्वेरी अनआंसर्ड नहीं रहे, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा तो समझ जाता है कि उसको क्या करना है, मैंने समझा दिया, पेरेंट नहीं समझ पाते हैं। आज पता नहीं, आज 2023 में भी ये माइंडसेट है कि बच्चे ने साइंस नहीं लिया तो होशियार नहीं है, और मेरे बच्चे को मैंने कॉमर्स दिलाया तो पूरा समाज थूकेगा, ये करेगा। मतलब ये डायलॉग्स हैं कि समाज थूकेगा कि मेरे बच्चे ने कॉमर्स किया है। तो उनको कन्विंस करने में मेरा बहुत टाइम जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आर्ट्स भी लिया तो आईएएस ऑफिसर कैसे बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव में कैसे जाएंगे, आर्ट्स में कितना स्कोप है, लॉ में कितना स्कोप है, कॉमर्स में भी लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं, इसमें मेरा टाइम बहुत जाता है। तो अगर मुझे इसमें भी टाइम लगता है तो मैं बच्चे से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने पेरेंट्स को साथ लाना, पेरेंट्स के साथ बैठना, फ़ोन स्पीकर पे रखना। क्योंकि क्या होता है, बच्चा हाँ जी करके फ़ोन रख देता है,
पेरेंट बाद में बोलता है नहीं, उसने बोला जो बोला, हमारे घर में सब इंजीनियर बनते हैं, तुमको इंजीनियर बनना पड़ेगा। और इंजीनियरिंग का जो प्रेशर आता है, एक तो सब बीटेक कर रहे हैं आजकल, सब लोग बीटेक कर रहे हैं, सब लोग बीटेक करके परेशान हैं, और जो बीटेक करते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, या मुझे लगता है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। तो बहुत आम सी बात हो गई, बच्चे ने ग्रेजुएशन किसी चीज़ में की है, आगे करियर किसी और चीज़ में परस्यू कर रहा है। वजह इसकी यही है, अगर आपको पहले से ही पता हो, अगर आपको पहले से ही पता है कि मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट है, आप कॉमर्स में आ जाओ, आप कॉमर्स की पढ़ाई करो, आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ो, आप ग्रेजुएशन में भी वही पढ़ो, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो क्या है आपका वो माइंडसेट, वो आइडियोलॉजी डेवलप हो जाएगी कि मुझे ऐसे अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम करना है। बिल्कुल, मैं ऐसा लगता है कामाक्षी आप बोले और मैं सुनता रहा हूँ, और जैसा कि अगर आपसे कोई एक बार काउंसलिंग ले ले तो मुझे नहीं लगता कि समाज में डाइवोर्स जो है तलाक वो कहीं हो, वकील जो है घर में ही बैठे रहेंगे। विशेष रूप से समाज की मैं बात करता हूँ, पुष्करना समाज की बात करता हूँ, जिस समाज से मैं हूँ, तो युवाओं से लेके हमारे जो भी बंधु है, एक बार कामाक्षी से बात कर सकते हैं। कामाक्षी के नंबर जो है आपको इस पोस्ट पर भी मिल जाएंगे, कामाक्षी खुद बता देगी। कामाक्षी जी बोला जी, और ये जो है वो मैं 1 जून से शुरू कर रही हूँ, है ना, क्योंकि ये मैसेज जब सर्कुलेट होता है तो काफ़ी बार ऐसा होता है लोग उस डेट को रीड नहीं करते। वो 1 जून से है, 1 जून से, और ये हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग है, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक है। तो सबने बोला कि और अरे समाज के लिए निःशुल्क, हाँ, समाज के लिए, पुष्करना समाज के लिए निःशुल्क है, जब तक मैं हूँ इस दुनिया में तब तक के लिए है। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला था 1-2 साल फ्री कर लेते फिर पैसा कमा सकते थे। मैंने कहा कि बाद में अगर कोई फंस जाता, बाद में अगर कोई बच्चा सुसाइड करता, मेरे पास वो आता, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं होना, बच्चों को लगता है दुनिया ख़त्म हो गई, अधिकतर रेट वही है, ठीक है। तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगी कि मेरे पास वो नॉलेज थी, मेरे पास इतना समय था। अगर 5-10 मिनट किसी को बोल के किसी का इतना बड़ा डिसीजन अगर आप कैंसिल करा सकते हो कि भाई प्लीज़ कायलाना मत जाना, ठीक है, रानी सर पदम सर मत जाना, छत से मत कूदना, पंखे से मत लटकना, मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं, ये तुम एग्ज़ाम में फेल हो गए या एंट्रेंस एग्ज़ाम पास नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन तुम वापस नहीं मिलोगे हमको, एग्ज़ाम तो हर साल होगा, और भी बच्चे फेल होंगे। और लाइफ में देखिए, फेल होने का कोई पैरामीटर नहीं है कि ये फेल हो गए जी, ठीक है। फेल होने का पैरामीटर ये है कि जो आपके कर्तव्य थे, जो आपके दायित्व थे, जो आपको एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे समाज सेवी के रूप में निभाने चाहिए थे और आप कर सकते थे और आपने नहीं किए, ये आपका फेलियर है। तो मेरी इंस्पिरेशन कौन है, मैं आज ये भी बता देती हूँ। मेरी इंस्पिरेशन श्रीमती काजू पुरोहित जी है। काजू पुरोहित जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, मेरा कभी इंटरेक्शन हुआ नहीं। मेरी जो बुआ जी हैं श्रीमती उषा ओम प्रकाश कल्ला जी, वो काफ़ी एक्टिव रहती है सोशली, तो मैंने हमेशा उनके मुंह से ही तारीफ सुनी है। तो मैं जब देहरादून से छुट्टियों में आई होती थी, काजू जी, क्योंकि कोई भी इवेंट अगर मेरी बुआ गई है तो फोटोज शेयर कर रही है, इवेंट की न्यूज़ शेयर कर रही है काजू जी। तो सुनते सुनते ऐसा हो गया कि मैंने इतना काजू जी सुना कि मैंने कहा कि भाई बताओ, फोटो वोटो दिखाओ, ये काजू है कौन? हाँ जी, क्योंकि नाम भी यूनिक है बड़ा, तो मैंने तो नाम सुना नहीं था किसी का। मैंने कहा बताओ फोटो वोटो दिखाओ कि अच्छा क्या करते हैं ऐसा करके। तो मैंने इतनी तारीफ सुनी मेरी बुआ से, तो मैं सबको कहती थी कि कोई मिलवा देना अगली छुट्टियों में। मैं जब देहरादून से आती हूँ, लेकिन जब मैं छुट्टियों में देहरादून से आती थी तो इवेंट ही नहीं होता था, पता नहीं क्यों, जैसे मैं जाती थी फोटोज आती थी। तो एक बार एक सौहार्द करके हुआ था जी, बिल्कुल, शनिश्चर जी के थान में हुआ था, दीपावली के आसपास, हाँ उसके आसपास। तो मैं मेरी फ्रेंड के साथ गई थी ऐसे ही विजिट करने की, मैं थोड़ा घूम आती हूँ, और मेरी बुआ का तो था ही वहाँ पे स्टॉल। तो किसी ने मुझे दिखाया कि वो देखो वो देखो वो काजू जी पुरोहित है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मेरी फ्रेंड बोलती जाओ जाके मिल लो, आज फाइनली मिलना हो जाएगा और मेरा सर नहीं खाओगी, देहरादून जाके मिलवाते नहीं हो कोई। तो मैं जा रही थी, मैं बढ़ रही थी, मैं बिल्कुल टर्न हो गई, जैसे अगर वो इस डायरेक्शन में तो मैं टर्न हो गई, लेकिन मैं रुक गई। तो वो बोलती क्या हुआ? मैंने कहा कि मैं कॉम्प्लीमेंट देने जाऊंगी, वो समाज के लिए कितना अच्छा काम कर रही है। बोले हाँ हाँ, यही तो बोलते हैं सब, उनको सब के लिए प्रेरणा है, ये है। मैंने कहा अगर उन्होंने वापस पूछ लिया इन रिटर्न कि आप क्या कर रहे हो समाज के लिए, तो मैं क्या जवाब दूंगी? बोले नहीं वो ऐसा नहीं पूछेंगे। मैंने कहा मेरी आत्मा तो बोल रही है ना कि अगर उन्होंने पूछ लिया इन रिटर्न कि हाँ बेटा आप क्या कर रहे हो, मैं तो कर रही हूँ, आप क्या कर सकते हो। तो मैंने उसको बोला कि चल छोड़, आज के लिए रहने देते हैं, कभी और। उसने बोला कभी और नहीं, आज ही आज, फिर वापस जाओगी फ़ोन करोगी, मिलाया नहीं किसी ने, इतना सुना देते हो। तो मैंने बोला कि देख जिस दिन मैं इस लायक हो जाऊंगी ना कि मैं भी कुछ कर रही हूँ समाज के लिए, उस दिन मिलेंगे।
वो एक प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, और वो एक नज़ारा होगा कि हाँ वो भी कोई सोशल कॉज के लिए आगे खड़ी है और मैं भी उनके साथ किसी सोशल कॉज के लिए आगे खड़ी हूँ। कामाक्षी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो कार्यक्रम जो है काजू पुरोहित जरूर देखेगी। अच्छा अच्छा। और काजू पुरोहित इसी लाइव देखने के बाद में जब भी देखेगी वो, अच्छा। हो सकता है देख रही होगी या थोड़ी देर बाद में देखेगी, जी। और उनको भी अच्छा लगेगा। और आप जो कर रहे हैं ना, शायद काजू जी पुरोहित ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि काजू जी पुरोहित जिनकी अभी उम्र है, जो भी है 50-55 जो भी है, और उससे आप कई गुना छोटी है, और जब आप उनकी उम्र में पहुंचोगी तो मुझे यकीन है उनसे भी बेहतर आप काम करने वाली है। समाज के लिए नहीं करेगी, देश के लिए करेगी। ये हमारा परिवार समाज ही आप पर गर्व नहीं करेगा, भारत राष्ट्र आप पर गर्व करेगा। हम बात करेंगे, अब खूब सारी बातें हो रही, चूंकि लॉ भी आपने की है, जर्नलिज्म में भी है आपने, बहुत से आपने कोर्स किए। महिला सशक्तिकरण के बारे में काजू जी पुरोहित का आपने नाम लिया है। महिला सशक्तिकरण के लिए, हमारे समाज के लिए एक बड़ा उदाहरण है वो। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो अब हमारे संविधान के, मैंने आपको जैसे कि मैंने बताया कि आप से बात करने के पहले मैंने भी पढ़ा है, ऐसा बात नहीं है कि मैं हाईकोर्ट में ज़रूर हूँ, परंतु जानकारी मैंने भी इंटरनेट से ली है। तो अनुच्छेद की बात करें 15, 16, 17, 18, 21 महिलाओं के लिए, महिलाओं के बारे में उसमें बहुत से इसमें लिखे हुए हैं। महिला सशक्तिकरण के बारे में समाज को लेकर, देश को लेकर आप क्या सोचती है? देखिए, मैं इसको फिर से एक बार काउंसलिंग की साइड ही ले जाऊंगी, क्योंकि मेरा मेन काम यही है कि जितना हो अपन सके बात तो लोग समझ संक्षिप्त सकें। में करेंगे। हाँ हाँ, संक्षिप्त में करेंगे। देखिए, महिला सशक्तिकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि इसको करना कैसे है, ठीक है। क्योंकि देखिए, हर किसी के मन में ये चीज़ आ चुकी है कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है, बन जाइए। अब ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि मान लीजिए कोई घरेलू महिला है, उसको बच्चे का भी ध्यान रखना है, घर भी संभालना है, और अब उसके ज़िद चढ़ गई है कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा प्रिवेल कर गई हैं कि आपको अब 9 से 6 कहीं जाके के बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि आप सेक्रीफाइस ना करो। आपका ध्यान अगर बच्चे की तरफ जाना इम्पॉर्टेंट था 1 से 5 साल की उम्र तक, और आपका नहीं गया, आपने उस बच्चे के साथ इनजस्टिस किया है, फैमिली को टाइम नहीं दिया, इनजस्टिस हो रहा है। तो आपको बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। बहुत डिवोर्स केसेस में अंकल ऐसा होता है कि ज़िद है कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना ही बनना है, बन गए। अब उनकी ज़िद ये है कि मुझे 9 से 6 जाना ही जाना है, तो बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, फैमिली पे ध्यान नहीं दिया, कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। वो साइड कह रहा है कि ये ऐसे कर रहे हैं, ये साइड कह रही है, क्योंकि आप देखिए, आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुई और मिसकंसेप्शन मत रखिए कि अगर मैं घर से बाहर जा रही हूँ ना तो ही मैं कुछ काबिल हूँ, नहीं तो मैं काबिल नहीं हूँ। आप घर बैठ के कुछ भी काम करिए, आपके पास कोई भी स्किल्स है, कोई भी काबिलियत है, उसको करिए। वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा प्रिवेल कर रही है, वो करिए। ये ज़िद छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने लोगों में ज़िद देख ली है, ये ज़िद छोड़िए। और प्लस ये बहाना बनाना कि मुझसे नहीं होगा, ये प्लीज़ मत करिए। आपसे होगा, और आपसे इतना बेहतर तरीके से होगा कि जो लोग आज आपको नीचे खींच रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्लीज़ मत करो, वो लोग ही आगे आएंगे कॉम्प्लीमेंट करने। ठीक है, इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए। बिल्कुल, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि दूसरों के पैर न खींचे, हाँ, हाथ जरूर खींच ले, वो आगे बढ़ जाएगा इंसान। बिल्कुल, मेरा भी बहुत लोग हाथ खींच लेना प्लीज़ इस लाइव वीडियो के बाद, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम यही है कि मेरे इतना सोशल में इतना इंटरेक्शन है नहीं, काफ़ी लोग नहीं जाने, काफ़ी लोग मतलब बहुत कम लोग हैं जो मुझे जानते हैं। तो ये काम मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो जितने लोग आ सके हैंड होल्डिंग के लिए प्लीज़ आगे आ जाना, मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे आनंद अंकल को किसी के पास और अच्छा आइडिया हो तो। मैं फिर बात दोहराना चाहूँगा कि बातें जितनी की जाए उतनी ही कम है। फिर भी अक्सर मैं जो है बुज़ुर्गों से बातें करता हूँ, बुज़ुर्गों के अनुभव लेता हूँ, या जिनसे भी बात करता हूँ बड़े बुज़ुर्गों से, तो उनसे एक बात ज़रूर पूछता हूँ कि आपके पीछे कौन है। आप अगर आप सफल है तो अभी तो आप बहुत छोटे हैं, फिर भी मेरी नज़रों में आप बहुत सफल हैं। उस सफलता के पीछे आप उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं, देखिए, माँ बाप ही भगवान का रूप है जी, ठीक है, वो तो है ही है।
प्लस आजकल की जो जनरेशन हो गई है, आजकल का जो यूथ हो गया, उसको आप बोलिए कि पाठ पूजा करो, वो कहेंगे अंकल कैसी बातें कर रहे हो, हम कोई बूढ़े लोग हैं क्या जो पाठ पूजा करें। आप उनको कहेंगे मंदिर जाइए, घनश्याम जी के मंदिर जाइए, अरे अंकल, अरे भाई हमारे मज़े करने के दिन है, आप क्या ऐसे एडवाइस कर रहे हो जी। तो स्पिरिचुअलिटी में अगर आप घुल मिल जाते हो, तरक्की के मुकाम पे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, स्पिरिचुअल बैकअप है। डिप्रेस हो गए, टेंशन हो गए, समझ नहीं आ गया आगे का रास्ता क्या है, स्पिरिचुअल फोर्स है। जो लोग ऐसे आते हैं ना कि यार, तो मैं पूछती हूँ भगवान को मानते हो क्या, वो कहते हैं हाँ मानते हैं। कुछ लोग होते कहते नहीं मानते, ठीक है। हनुमान जी को मानते हो क्या, बोले हाँ मानते हैं। तो मैंने कहा एक दिन ऐसे करना, हनुमान चालीसा पढ़ लेना। तो बोले क्या होगा, अरे मैंने कहा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हनुमान चालीसा पढ़ लेना। बोले पढ़ लेंगे, क्या होगा क्या, मैंने कहा तुम बताओगे क्या होगा। तो फिर बहुत एंजाइटी वाला कोई होता है ना, बिल्कुल घबराहट वाला, वो बोलता ठीक लग रहा है कि ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लो जी। कितनी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो अगर आप पूछते हो ना पीछे कौन है, पीछे कौन है हमें नहीं पता, आगे कौन है हमें नहीं पता, ऊपर कौन है ये बिल्कुल पता है कि ऊपर से तो कोई है जिसने बोला कि देखो अगर फंस गए हो ना जोधपुर में और समझ नहीं आ रहा है क्या काम करना, ये लो प्लीज समाज के लिए काम करते हुए जाओ। और मेरा ये भी क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि व्हाट्सएप क्यों किया, 1-to-1 करो। देखिए मैं जोधपुर में कब तक हूँ मुझे नहीं पता, बिल्कुल कल को और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि मैं देखिए रिटायर होके नहीं बैठ गई कि ठीक है मैं काम करने वाली हूँ, मेरे को भी जॉब के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, इनकम सोर्स सबको बहुत अच्छा चाहिए होता है। अब मैं चली जाऊँ तो मुझे ये नहीं होना चाहिए कि यार यहाँ मदद नहीं हो रही है, आप व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप का नंबर अंकल शेयर कर देंगे, 1 जून के बाद से व्हाट्सएप कर देना, क्वेश्चन डाल देना, आपको हाथों हाथ 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाएगा और 10 दिन के अंदर पूरा डिटेल मैसेज आ जाएगा, मैसेज आ ही जाएगा, ये गारंटी है। बिल्कुल। तो एक बार फिर आप सभी को मैं बताना चाहूँगा जो अभी जस्ट जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, कामाक्षी जोशी जो कि जोधपुर शहर की रहने वाली है, मूलतः जोधपुर शहर नौचौकिया की है और कैरियर काउंसलिंग आप करती है। किसी भी कैरियर को लेकर विशेष रूप से हमारे पुष्करणा समाज के लिए आप जो सेवाएं देंगी वो टोटली निःशुल्क होगी, कभी भी उसके बारे में पैसे नहीं लेंगी। और दूसरा कि जो शादियाँ टूट रही है तो एक बार टूटने से, डाइवोर्स आप कोर्ट जाने से पहले एक बार कामाक्षी से ज़रूर बात कर लीजिएगा। जो मेरे अनुभव है, सर पर अगर बाल उड़े हैं तो अनुभव के कारण ही उड़े हैं, या जो भी आप ये समझ सकते हैं कि मेरे फादर के बाल नहीं है या मेरे दादाजी के बाल नहीं है, अनुवांशिक गुण है, फिर भी इस उम्र में आने के बाद में जो मैंने अनुभव प्राप्त किए, इनसे बात की, कामाक्षी से बात की, तो मेरी माने तो आप कोर्ट कचहरी में मत पड़े, फैमिली कोर्ट में ना पड़े। मैं कोर्ट का ही हूँ, तो फैमिली कोर्ट जोधपुर में 1 नहीं 2 हो चुके हैं और वहाँ पर प्रकरणों की भरमार है। पुष्करणा समाज के बहुत से, जो पुष्करणा समाज की क्यों, हमारे जोधपुर समाज के बहुत से जो है कैसे छोटी छोटी बातों को लेकर वहाँ पर लग चुके हैं। शादी एक बार होती है, कहते हैं कि जोड़े ऊपर से बन के आते हैं, फिर आप जोड़ों को तोड़ते क्यों हैं, जो भी कारण है एक बार आप इनसे बात कर सकते हैं। 1 जून से जो है आपकी सेवाएं जो है आने वाले समय तक फ्री रहेगी। नंबर जो है मैं डिस्प्ले कर दूंगा। कामाक्षी और कुछ कहना चाहेंगी अपने बारे में? हमने खूब सारी बातें कर ली, हमने बातें कर ली कि आपको जो 13 तलाई, वो क्या कथक 13 ताल, 13 ताल भी आता है आपको, जो है नृत्य और भी शौक रहे हैं, जर्नलिज्म में भी अवसर, और क्या शौक, फिल्मों का शौक है आपको? फिल्म नहीं है, ऐसा नहीं है, बस ये है कि मैं खाली नहीं बैठना चाहती, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। मेरी फाइन आर्ट्स बहुत अच्छी है, मेरी ड्राइंग्स बहुत अच्छी है, तो मैं ऑयल पेंटिंग्स बनाती हूँ, मैं स्केचेस बनाती हूँ, मॉडर्न आर्ट्स बनाती हूँ। लेकिन वो देखिए आपके पास मैसेज क्या है यूथ के लिए, वो मैं बता दूँ, यूथ के लिए नहीं, हर एज के ऑडियंस के लिए। अगर आप ये देख रहे हो, देखिए ज़िंदगी काटनी नहीं है, ज़िंदगी जी के जानी है, ठीक है। और देखिए सब लोग शादीशुदा होंगे, बहुत लोग शादीशुदा होंगे, इसमें आपके पास शादी के बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं कि आप खुद का ध्यान नहीं देते, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। लाइक फैमिली शुरू होना, बच्चों पे ध्यान देना, उनकी पढ़ाई, उनका ट्यूशन और ख़त्म। लेकिन आपके अंदर एक शौक़ ज़रूर होगा, उसको कभी ख़त्म नहीं करना, उसको कभी नहीं मिटाना, क्योंकि आपको पता नहीं है वो शौक़ आपका कितना स्ट्रेस बस्टर
ख़त्म करने में, आपकी टेंशनें ख़त्म करने में। जैसे मेरी मदर की मैं बात करूं, वो भी फ़ाइन आर्ट से बहुत अच्छी है। वो खुद पेंटिंग्स बनाती रहती है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। कुछ क्राफ्ट का करती रहती है, वो कुछ नहीं तो मेहंदी की डिज़ाइन बनाती रहती हैं, वो कुछ ना कुछ आर्टिकल्स पढ़ती रहती है। तो ऐसे में एग्जांपल दे रही हूँ मैं, उनके लिए नहीं कह रही, एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप महिला हैं, अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, या आप कोई भी एज के ऑडियंस से अगर आप ये देख रहे हो, आपके अंदर एक छोटा सा शौक होगा जो आप करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, किसी भी चीज़ के अभाव से, समय के अभाव से, फाइनेंशियल कंडीशन, जॉब लग गई, ये नहीं कर पाए, जल्दी जल्दी शादी हो गई, ये रह गया। तो जो रह गया है ना, उसको आप कभी भी दिमाग में ये नहीं लाना कि रह गया, रहा नहीं है, अभी भी बाकी है। ज़िंदगी इतनी लंबी पड़ी है ना, भगवान ने आपको इतनी चीज़ें दी हैं। आप दूसरों को देखिए जो फिज़िकली इतना एबल नहीं है, जो स्पेशली ऐसे हैं लोग, उनको देखिए, आपके हाथ पैर सब बराबर चल रहे हैं, दिमाग चल रहा है, आपको इंटरेस्ट अंदर से अभी भी पता है, उसको प्लीज़ कंटिन्यू करिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स है फैमिलीज़ में, किसी भी एज ग्रुप के इंसान के साथ, वो बिल्कुल नीचे आएगी। क्योंकि आपको जो सोचने का समय था ना, कि मैं सोचूं कि आनंद जी अंकल ख़राब क्यों है, तो मैं 10 मिनट ये सोचूं, इतनी देर में मैंने 10 मिनट में इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई ना, कि जैसे मैं बनाऊंगी ख़त्म होगी, सबसे पहले तारीफ़ भी यही करेंगे कि वाह बेटा, मतलब क्या ही पेंटिंग बनाई है तुमने। तो जो प्रोडक्टिविटी आप ला सकते हो, समय के साथ प्रोडक्टिविटी लाना आप सीख लीजिए। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए, आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कितना कम आ गया। आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, आपको बीपी नहीं होगा, आपको ये जितने भी प्रॉब्लम्स रहती हैं स्ट्रेस की वजह से, वो नहीं होगी। तो कोशिश मेरी यही है कि मेरी पहल यही रहे, जितने लोगों की मैं मदद कर सकूँ। शुरुआत मैंने करियर काउंसलिंग फॉर स्टूडेंट्स के लिए की है। ईश्वर ने चाहा, आप सबका साथ रहा, बड़ों का आशीर्वाद रहा, मैं और भी चीज़ें लाने की इच्छा रखती हूँ, और भी चीज़ें जो भला कर सके लोगों का, और सब निःशुल्क होगा। मैं आज कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि भगवान ने आगे क्या डिसाइड किया है मेरे लिए। मैं आज कह रही हूँ, आज जो भी डेट है 2023 में, कि मैं किसी भी उम्र के पड़ाव में कुछ भी काम करूँगी वो निःशुल्क होगा, और वो हित के लिए होगा, जन कल्याण के लिए होगा। बस 15 अप्रैल 2024 को मैं फिर यहीं पर मिलूंगा, अगर कामाक्षी अगर जोधपुर में रही तो। जी, और कामाक्षी ने जैसा कि बताया कि अपने शौक को जिंदा रखें, बिल्कुल मैं इस बात को जैसा कि अंकल रखते हैं। और आप ज़्यादातर जो लोग जानने वाले हैं, मेरा जॉब जो है हाई कोर्ट में है, इस बोलने या लिखने में मेरा मतलब दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। ये शौक ही है जो आज कामाक्षी के पास में मेरे को लेके आया है। एक बात और कहना चाहूँगा, शायद कामाक्षी कहना भूल गई, अपने संवाद जो है ना, अपनी बात जो है, चाहे बेटा अपने पिता से करे या बेटी अपने माता से करे, संवाद को कम ना करें। तो इसके बारे में कुछ, कि कई बार ऐसा होता है कि अपनी बात जो है बेटा अपने पापा से नहीं बोल पाता, डरता है, वो डरता नहीं, एक्चुअल में रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता है। तो कई बार वो अति रेस्पेक्ट के कारण वो अपनी मन की बात नहीं कह पाता है। और मन की बात तो हमेशा होनी चाहिए, केवल ऐसे नहीं है कि मन की बात केवल आप रविवार को, किसी माह के रविवार को किसी और की मन की बात सुने। अपने मन की भी बात अपने पार्टनर को, अपने पापा को, अपने मम्मी को, अपनी बहन को, अपने दोस्त को ज़रूर कहें। और मन की बात अगर कह दी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई डिप्रेशन में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, करियर काउंसलिंग एक फील्ड है, एक चीज़ और होती है पेरेंट काउंसलिंग, जो आने वाला समय है जब हम लोग पेरेंट बनेंगे, जो मेरी जनरेशन पेरेंट बनेंगे, आगे हम लोग जब जाएंगे, आज से 5 साल 10 साल बाद, उनको पता ही नहीं कि करना क्या है क्या नहीं करना। देखिए, हम लोग जो बड़े हुए ना, हम जॉइंट फैमिली में, कि कोई हमको बाहर ले गया जी, कोई वापस ले आया, कोई घुमा के ले आया, किसी ने कुछ दिला दिया। अब जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही है, बच्चे भी एक एक ही हैं, जी जी, इतना वो है नहीं। अब कौन ध्यान दे, सब लोग जॉब में बैठे हैं, वाइफ भी जॉब में, हस्बैंड भी जॉब में, बच्चे पे ध्यान देगा। अब वो चीज़ ऐसे आएगी ना धीरे धीरे, कि मुझे आपसे बात करनी, मान लीजिए फादर है, तो मैं सोचूंगी कि आपको मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ, क्योंकि समय तो है नहीं बात करने का। जब आप कोर्ट में बैठे होंगे कहीं पे तो आप पढ़ ही लेंगे, रिप्लाई कर ही देंगे। तो अभी से मैंने देखा है, जो मेरी जनरेशन भी है वो थोड़ी थोड़ी दूर हट रही है इस चीज़ से। लेकिन मेरी फैमिली की एग्जांपल दूँ, हमारा 9 बजे ना एक होता है फैमिली टाइम। फैमिली टाइम में ये है, 3 लोग बैठेंगे, मैं, मेरे मम्मी डैडी, तीनों के फ़ोन स्विच ऑफ होंगे या साइलेंट होंगे, और कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेगा, खुद की बात करेगा, खुद का दिन कैसा गया। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। अगर आप रोज़ ना कर सके, वीक में एक बार करिए बच्चे के साथ। बच्चा देख रहा है, अगर ये ऑडियंस में बच्चा है तो प्लीज़ पेरेंट्स के साथ देखिए। ऐसा नहीं है कि तुम बच्चे हो, तुम्हारे पास ही सारी टेंशन प्रॉब्लम्स है, वो भी हैं। ठीक है, वो माँ बाप 50 साल के, 55 साल के, उनके पास इतनी टेंशन है, तुम्हारी शादी भी करानी, ये भी टेंशन है। ठीक है,
एक अच्छा वर वधु ढूंढना ये भी और बड़ी टेंशन है, गलत ना ढूंढ लाए वो भी बहुत बड़ी टेंशन है। तो उनका भी सुन लो कि आज का दिन कैसा रहा आपका। बिजनेस करते मेरे फादर, तो बिजनेस में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, किसकी पेमेंट रुकी हुई है, किसने दे दिया, किसका वो स्टॉक आ गया है। मदर का सुन लीजिए, मदर को टेंशन इसलिए क्योंकि उनकी फ्रेंड टेंशन में है, तो मदर को सुन लीजिए आज कि आपकी फ्रेंड का फोन आया, अच्छा फ्रेंड किस बात की टेंशन में है। रात को दूध जमाया वो नहीं जमाया नहीं हाँ, जमाया। तो वो सब, हाँ वो सब चलता है। देखिए समाज में बहुत सारी कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं किसी फैमिली मैन की बात करूँ तो उसकी बहनें हैं, उनकी शादी, बहनों के बच्चे हैं, उनके खर्चे। तो आप ये मत समझिए कि सारी टेंशन आपके पास है, आपके फादर के पास भी बहुत सारी टेंशन है। आपकी भी शादी करानी है, ठीक है, बुआओं का देखना, बुआओं के बच्चों का देखना, मम्मी है तो मैटरनल फैमिली में देखना, आपको देखना, कोई मर रहा है, कभी कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो रहा है, वहाँ पे भी बिल्कुल अपना कर्तव्य निभाते हुए पहुँचना। तो उनके जॉब रोल्स इतने सारे हैं ना, ये मत समझना कि मम्मी हाउसवाइफ है तो बस वो हाउसवाइफ है। मम्मी के पास दुनिया का इतना काम है ना कि तुम्हारे पास भी नहीं है। तुम बस ऑफिस जाते हो, बैग लेके बैठते हो और वापस उठकर आते हो, ठीक है। उनको पीछे से सब कुछ देखना है, ठीक है। तो आप इंडल्ज होना सीखिए, उनसे बात करना सीखिए। हो सकता है मम्मी को टेंशन, आज खाना नहीं खाया, तो मम्मी ने खाना नहीं खाया, कोई बात नहीं, क्यों नहीं खाया ये तो पूछो। तो ये चीज़ अगर चलती रहेगी ना पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम रहेगी, ना बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि क्वेश्चन वही आता है, मुझे सुनेगा कौन। होता कुछ नहीं है, कोई सुनने वाला होता नहीं। यंगस्टर्स को वो ढूंढते एक पार्टनर, फिर होती है इंटरकास्ट मैरिज, फिर इंटरकास्ट मैरिज का बंदा आता है। मैं कोई खिलाफ नहीं हूँ किसी के, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मतलब मान लीजिए मैं 25-26 साल की हूँ, मेरा जितना दिमाग लगा, मैंने किसी को ढूंढ लिया बात करने के लिए, मैं उसको पकड़ के लाई, घर वालों के साथ जिद की, बस मेरी इससे शादी करा दो। अब घर वाले माँ बाप क्या ही करेंगे, आप बोलोगे चलो बेटा करो, ये हो गया, डिवोर्स हुआ। जब डिवोर्स की काउंसलिंग करते इतना कुछ आते, मेरे पास कोई बात करने को था नहीं, मुझे ये मिल गया, मैंने इससे शादी कर ली। तो सब समझ रहे हो कितनी छोटी छोटी बात है कि कोई बात करने के लिए था नहीं, इंटरकास्ट मैरिज हो गई, डिवोर्स हो गया, ये सब। तो समाज अगर बिखर रहा है ना, तो छोटी छोटी चीज़ों पे बिखर रहा है। ये आप सोचिए क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अभी मैंने शुरुआत बहुत छोटी चीज़ से की, करियर काउंसलिंग से। भगवान ने चाहा, आनंद अंकल का भी आशीर्वाद रहा, सब बड़ों का आशीर्वाद रहा, जितने हमारे व्यूअर्स हैं जो ये चीज़ देख रहे हैं उनका आशीर्वाद रहा। मैं धीरे धीरे हर चीज़ को एक्सपेंड करूँगी। और देखिए मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। अगर कोई मेरे साथ वॉलंटियर करना चाहता है, आगे आना चाहता है, जैसे मैं योगेश जी की बात करूँ तो लिखने का चीज़ वही संभालेंगे आगे से, ठीक है। उन्होंने एक बार लिख दिया, मैंने उनको बोला कि भाई मैं ये लिखना चाह रही थी, अच्छा वो आपने लिख दिया, आगे भी ऐसा कुछ होगा जो मैं करना चाहूँगी, लिखना नहीं आता तो प्लीज़ लिख देना, एंड ही इज़ रेडी फॉर इट। तो आप में कोई ऐसी कैपेबिलिटी है, आप मुझे मदद कर सकते हैं कि देखिए एक इंसान समाज नहीं बदल सकता, या एक समाज बदलने की बात नहीं है, हम लोग समाज बदल नहीं रहे, हम समाज को थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं। जो चीज़ें गलत होनी शुरू हो गई ना, उसको धीरे 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 करके कैटर करना पड़ेगा। तो आप कोई चीज़ में अगर वॉलंटियर कर सकते हैं, अगर आप यंग हैं, आप कोई भी एज के हैं, अगर आप मुझे पढ़ा सकते हैं, अगर आप मुझे गाइड कर सकते हैं किसी भी मैनर में, तो आप मुझे गाइड कर दीजिए। आप मेरे साथ काम कर सकते हैं तो मेरे साथ काम कर लीजिए। आप मेरे तक अप्रोच नहीं कर सकते, आप आनंद अंकल तो फेसबुक सेलिब्रिटी, इनको कौन नहीं जानता है, ठीक है। मूर्ख होंगे लोग मेरे जैसे जो पहले कॉल में नहीं पता कि आनंद अंकल का फ़ोन आया। आप इनको संपर्क करिए। आप किसी भी तरह से घर बैठ के कंट्रीब्यूट करना चाहते, कंट्रीब्यूट करिए। आप बस एक फ़ोन कॉल कर दीजिए कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, मैं ये समाज को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, या मैं आपकी मदद ऐसे करना चाहता हूँ, एंड यू आर ऑल आर मोस्ट वेलकम। जी, मैं भी चाहता हूँ कामाक्षी के केवल कामाक्षी एक ना हो, हर घर में कामाक्षी जैसे हर मोहल्ले में सोच विचार वाली हो, हर घर में कामाक्षी हो। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा समाज, यहाँ की हमारा समाज कहूँगा तो छोटा शब्द हो जाएगा, हमारा भारतीय समाज कोई तकलीफ हो। चलते चलते आपको एक और बात बता दूं, हमारे जो आराध्य देव है वो मंडलनाथ महादेव मंदिर है। मंडलनाथ महादेव मंदिर में जो भी हमारे लोग जाते हैं तो वहाँ पर आप एक मूर्ति देखते हैं, बड़ी सी मूर्ति है, बड़े जो उनकी छवि है। तो उस मूर्ति के जो क्या नाम बताया कामाक्षी आप? आस्करण जी जोशी। तो आस्करण जी के आप वंशज है, आस्करण जी के भी आप पिताजी है, शंभुदत्त जी के फादर है। हाँ माफ कीजिएगा, आप शंभुदत्त जी के पिताजी है आस्करण जी। और आप जो मंडलनाथ में जो तस्वीर देख रहे हैं, जो बड़ी सी मूर्ति देख रहे हैं, वो है शंभुदत्त जी जोशी। तो उसकी फैमिली से आप बिलोंग करती थी। कामाक्षी जोशी जोधपुर शहर की मूलतः रहने वाली है और अपना परचम न केवल जोधपुर शहर में बल्कि भारत में लहराने का जज्बा रखती है। काफ़ी जो वार्ता हुई, भेंट वार्ता हुई, काफ़ी लंबी रही।
तो मुझे उम्मीद है कि आप जब भी आपको समय मिले, अगर आप पूरा सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप सुनिएगा और बच्ची के मर्म को आप जानिएगा। बच्ची बहुत कुछ करना चाहती है, बहुत कुछ जो है बातें इन्होंने कही है, तो ईश्वर कृपा इन पर बनी रहे और मेरी कामाक्षी एक दिन अपना नाम न केवल समाज का और भारत राष्ट्र का नाम रोशन करे। मैं ऐसे परिवार को नमन करता हूँ, उनके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके जिनकी वो वंशज है, दादा दादी जी, नाना नानी जी, जिनकी भी ये लाडली है, ये लाडली जहाँ भी रहे खुश रहे, खुशहाल रहे, आशीर्वाद है मेरा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी युवा के साथ, ऐसे ही किसी बड़े बुजुर्गों के साथ जिन्होंने ठाना है कि समाज को हमें बदलना है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।